पीएम केयर फंड में जो पैसा है वो तो मोदी जी के पास है। अब सरकार वो कहाँ लगाएंगे, विधायक खरीदने में या किसी और काम में, सरकार बनाने में कहाँ लगाएंगे तो वो जाने। लेकिन अब बात अगर पालघर की करें तो आप समझिए कि वहाँ तो 112 लोगों की लिस्ट है, उसमें कोई मुस्लिम मिला नहीं, वरना तो बाकी तो मीडिया के लोगों ने काम कर ही रखा है अपना। उनका बस चलते तो वो किसी भी जो और लोग पकड़ के उसको मुस्लिम साबित करते। कुछ पत्रकारों ने तो ये भी कर दिया, गिरी हुई पत्रकार, बिके हुए पत्रकारों ने देखिए साहब क्या हाल कर दिया देश का। अफवाहों ने लोगों की जान लेनी स्टार्ट कर दी है। मुझे पालघर की घटना पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत दिन पहले से हम लोग चिल्ला रहे थे, पहलू से लेके चिल्ला रहे थे, हम तबरेज से लेके चिल्ला रहे थे, तब लोगों को मजा आ रहा था। और सब लोग स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो ये सब चीजें जानकारी जो है मिल जाती है। दूसरा, देश में तो हालात बहुत विचित्र हैं, विकट हैं। अब ऐसे में समय समय पे जो है अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन करना, उनको बताना क्या क्या चल रहा है, उनको जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो जैसे वर्तमान के हालात है, सबसे पहले तो मैं बात करूं लॉकडाउन की, तो मैं सभी साथियों से जो गांव में निवास करते हैं, बेसिकली चाहे वो सहारनपुर के हों या सहारनपुर उत्तर प्रदेश किसी जनपद के, या पूरे देश में किसी भी प्रदेश के या किसी भी जनपद के लोग, मेरा उनसे निवेदन है कि लॉकडाउन की अहमियत को समझें और बिना किसी कारण के बाहर ना निकलें। ये इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, कोरोना से तो लोग परेशान हैं, लेकिन भूख की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो विदेशों में लोग फंसे हुए हैं, जो एक दूसरे प्रदेशों में लोग फंसे हुए हैं, आप समझिए कि सरकार के पास, मैंने बहुत दिन पहले एक बात आपसे कही थी कि अमीरी और गरीबी का मामला बड़े चरम सीमा पर है। मैंने कहा था कि देश के 90% गरीब एक तरफ हैं और 10% अमीर एक तरफ है। और देखिए, आप बार बार जब सरकार की, किसी भी सरकार की आप कार्रवाई देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऋषिकेश से 1800 लोगों को लगभग गुजरात भेजा जाता है, वीआईपी लग्जरी बसें करा के, और ऐसे ही कोटा से पढ़ने वाले बच्चों को उनके घर भेजा जाता है वापस। और दिल्ली में भी अभी कुछ टूरिस्ट बसें जो है घूमते दिखाई दी गई थी। तो मगर सवाल ये है सबसे बड़ा कि ये जो लॉकडाउन किया गया, इसको अगर जिम्मेदारी से और व्यवस्था के साथ किया जाता तो मेरे हिसाब से इतनी परेशानी ना खड़ी होती। अगर जो लोग घर जाना चाहते थे उनको सही समय से घर जाने की इजाज़त दे दी जाती, उनको समय दे दिया जाता, तो लॉकडाउन करने से पहले थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाया जाता, तो मेरे हिसाब से इतनी परेशानियां ना खड़ी होती। तो अचानक से लॉकडाउन के परिणाम ये है कि भूख की कमी से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। एक बात और ज़रूरी कहनी पड़ेगी मुझे कि डॉक्टर्स का तो हम शुक्रिया अदा बार बार ही करते हैं, पुलिस के लोग अब शुक्रिया अदा करते हैं। कहीं कहीं देखिए, जो सही करेगा उसका शुक्रिया अदा करा जाएगा, जो गलत करेगा उसकी आलोचना भी की जाएगी। कहीं कहीं पुलिस जो है जाती कर रही है, लाठियां मार रही है, तो इससे नुकसान भी होता है, ये गलत है। इससे पुलिस की छवि को भी नुकसान होता है, आम आदमी को भी। जो कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग गलत करते हैं तो उनकी वजह से सब लोगों को सुनना पड़ता है, तो ये बुरा है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाएं ना करें। बहुत सारी जगह लोगों को लाठियां मारी गई, बिना कारण जाने पुलिस पीट रही है, ये गलत है। तो ये आलोचना भी इसलिए उनकी हो रही है। लेकिन एक जो बड़ा वर्ग है, जो मेरा समाज है, उसके साथ बड़ी जो है दिक्कतें हैं, जिसको सफाई कर्मचारी वर्ग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि सब दलित सफाई कर्मचारी नहीं है, लेकिन सारे सफाई कर्मचारी दलित हैं, ये इस देश का बड़ा सवाल है, ये इस देश की जातीय व्यवस्था का एक बड़ा सच है। तो जिस तरह से सफाई कर्मचारियों के साथ घटनाएं आजकल बढ़ रही हैं, एक घटना हुई जिसमें एक सफाई कर्मचारी को पीटा गया और सैनिटाइजर करने गया था, सैनिटाइजर ही उसके मुंह में डाल दिया गया और उसकी डेथ हो गई। और कई सफाई कर्मचारियों को पीटने की, एक महिला सफाई कर्मचारी को पीटने की बात आई है, वो माँ है हमारे समाज की है, तो तकलीफ है। और कई सारे भाइयों को भी पुलिस कर्मियों द्वारा पीटा गया। ये आलोचना के मुद्दे हैं, इन पे आलोचना करनी पड़ेगी। और ये ऐसा ना किया जाए
ये भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और उनकी तनख्वाह में साहब, डॉक्टर की तनख्वाह क्या और पुलिस की तनख्वाह का की आधी तनख्वाह शायद इनको मिलती हो। इनका भी जीवन है, इनके भी परिवार हैं, इनको भी जीवन जीने का हक है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि कुछ जैसे खबर आई है कि कुछ जो लोग रखे गए हैं क्वारंटाइन सेंटर में, वहाँ पे भी खाने पीने की समस्या, एक दिल्ली पुलिस के जवान ने कहा, और भी बहुत सारे लोग समस्या है कि वहाँ जो है दवाइयों का और मेडिकल फैसिलिटी का, केयर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ये बड़ी समस्या है, तो ऐसा ना किया जाए। दूसरा, उस जवान ने जो कहा वो मुझे बताना पड़ेगा कि 45, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का टेस्ट करा, तो कहा कि 4500 रुपये की व्यवस्था करो एक टेस्ट के लिए। ये महामारी है, इससे आम आदमी को निपटने के लिए पहले तो रोजगार नहीं है, रोजगार पूरे ठप हो चुके हैं, तो पैसे कहाँ हैं? पीएम केयर फंड में जो पैसा है वो तो मोदी जी के पास है। अब सरकार वो कहाँ लगाएंगे, विधायक खरीदने में या किसी और काम में, सरकार बनाने में, कहीं कहाँ लगाएंगे तो वो जाने। लेकिन सरकार के पास और भी तो सोर्सेज हैं पैसों की, तो वो उसे क्यों नहीं यूज कर रही है? इमरजेंसी के लिए जो आरबीआई के पास पैसा है उसे क्यों नहीं यूज कर रही है? अभी कह रहे हैं गवर्नमेंट कर्मचारियों की तनख्वाह काट ली है, उनके भी तो परिवार हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? तो सरकारी कर्मचारी तो लगातार काम कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ सभी सरकारी कर्मचारियों को आप कहिए ना कि वो भी काम पे आए, उनको भी जिम्मेदारी दीजिए, कहीं कहीं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं, उनको जिम्मेदारी दीजिए, जिससे कि वो हाथ बटाए। अब मैं सरकार से एक सवाल करता हूँ, आप सब लोग भी सुने, सरकार बहुत प्राइवेट करने की पड़ी थी ना सरकार को, लगातार प्राइवेट। कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल मदद कर रहा है इस समय भाई? कौन सी प्राइवेट रेलें चल रही हैं? वो रेल चलाते प्राइवेट जो आपने चलाई थी, पूंजीपतियों की वो रेल चला के पहुंचा देते, उससे क्यों नहीं पहुंचाया? उसमें तो बहुत सारी सुविधाएं थी। कितनी जगह मैंने देखा बिहार में बच्चे मेंढा खा रहे हैं, झारखंड में लोग सांप काट के खा रहे हैं, और लोकतंत्र है। जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका कि रोटी कपड़ा मकान पे क्या है? सबसे पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान, फिर स्वास्थ्य की सेवाएं, फिर एजुकेशन, फिर रोजगार और फिर सुरक्षा। ये तो गवर्नमेंट देती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में ये सातों चीजें देना तो गवर्नमेंट का फर्ज है, लेकिन क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सरकार के एजेंडे में गरीब लोग नहीं है ना, इसलिए नहीं दे रही। अब मैं बात करूं, मैं कहानी सुनाता हूं सब लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक जंगल था, बड़ा जंगल। इसके अर्थ क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार है, समझ लीजिएगा। एक जंगल था और उसमें बहुत तरह तरह के प्राणी रहते थे, मतलब उसमें शेर भी रहता था, उसमें कुत्ता भी रहता था, उसमें बिल्ली भी रहती थी, उसमें नेवला भी रहता था, सांप भी रहता था, उसमें चिड़िया भी रहती थी, हिरन भी रहती थी। एक साधु, एक संत जो है, अब समझ जाइएगा इसका अर्थ क्या है। एक संत चले गए उस जंगल में, और इस जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था, और वो उसके नीचे चले गए और वहां जाके वो अध्ययन करने लगे। ऊंची पे वो पेड़ था, उसका चबूतरा बना हुआ था, तो संत जो है वहां जाकर बैठ गए, और वहां वो जो है, जो भी उनका भक्ति का, जो भी उनका प्रयास था, उसमें वो लीन हो गए। एक दिन जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो वो जो एक दूसरे के पूर्ण रूप से विरोधी थे, जैसे सांप और नेवला, हिरण और शेर, या शेर और बकरी, या अन्य कोई और, वो बचने का ठिकाना ढूंढने लगे। और ठिकाना कहाँ मिला? वो बरगद का पेड़ जो बहुत ऊंचे पे था। सब लोग अपनी जान की परवाह करने के लिए, जब उनकी जान पर बात आई, तो सारी शिकवे शिकायत भूल कर वो जाकर उस पेड़ पर उन्होंने शरण ली और अपनी जान को बचाया। संत बैठे इस बात को देख रहे थे। उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जब मुसीबत आती है तो जिन लोगों पे मुसीबत आती है उनको एकजुट हो जाना चाहिए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, सरकार ने क्या हाल बना दिया है वो आप बेहतर जानते हैं। बाकी काम मीडिया कर देता है। अब बात अगर पालघर की करें तो आप समझिए कि वहाँ तो 112 लोगों की लिस्ट है, उसमें कोई मुस्लिम मिला नहीं, वरना तो बाकी तो मीडिया के लोगों ने काम कर ही रखा है अपना। उनका बस चलते तो वो किसी भी जो और लोग पकड़े गए उसको मुस्लिम साबित करते। कुछ पत्रकारों ने तो ये भी कर दिया, गिरी हुई पत्रकार, बिके हुए पत्रकारों ने देखिए साहब क्या हाल कर दिया देश का। अफवाहों ने लोगों की जान लेनी स्टार्ट कर दी है। मुझे पालघर की घटना पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है।
ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत दिन पहले से हम लोग चिल्ला रहे थे, पहलू से लेके चिल्ला रहे थे, हम तवरेज से लेके चिल्ला रहे थे, तब लोगों को मजा आ रहा था। तब लोग नहीं समझ रहे थे कि एक इंसान की जीवन कितना कीमती होता, ये किसी को अधिकार नहीं है। तब लोगों को यहाँ मॉब लिंचिंग वर्ड भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो कह रहे थे ये वर्ड यहाँ का है ही नहीं, लेकिन अब समझ आया। ये जब आग लगी है ना, तो ये समझ आया क्या हुआ। ये सिर्फ मीडिया की बदौलत। आप समझिए कि अगर पहलू खान के समय, अगर तबरेज के समय कानून बना दिए गए होते, मॉब लिंचिंग पर रोक लगाई गई होती, इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए गए होते, तो आज ये हालात ना बनती। जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के समय ये कानून बना दिए होते, तो शायद आज उन संतों की जान ना जाती। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, एक झूठी अफवाह चलती है, कोरी अफवाह, और बहुत बड़े बड़े उसके रूप बन जाते हैं। और ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हो चुके हैं देश के अंदर। और दलितों के साथ तो ये रोज होता है, मुसलमानों के साथ तो ये रोज होता है, ईसाइयों के साथ तो रोज होता है, आदिवासियों के साथ तो ये रोज होता है। और मैं झूठ कह रहा हूं तो आप जान लीजिए, अभी मध्य प्रदेश में बाहर थे 2 बच्चे ऐसे ही, और कहीं कि ईसाई धर्म का प्रचार इस नाम पे मार देते हैं, कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार इस नाम पे मार देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक तो सिर्फ मुसलमान झेल रहे थे, अब साधु संतों की बात आई तो लोगों को समझना चाहिए कि किस मुसीबत में खड़े हो गए, और ये अफवाह कितना बड़ा रोल अदा कर रही है। जान किसी की बजाय किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। यही बात हम बहुत दिनों समझा रहे थे कि समझिए, एक मानव की जिंदगी बहुत कीमती होती है, तो मानव मूल्यों की कीमत को समझ के निर्णय ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और रोज हम ऐसी वीडियो देखते तकलीफ होती है। मैं एक और बहुत जरूरी बात आपसे कह दूं, मेरा लाइव आने का उद्देश्य यह था कि देखिए, जाति व्यवस्था इस देश में सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा अपराध है। और उसकी पुष्टि मैं इस बात से करता हूं कि इस लॉकडाउन में भी, जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए घरों में इतने मामले एट्रोसिटी के हो रहे हैं, इतने मामले एट्रोसिटी के हो रहे हैं, लगातार बहुजनों पे उत्पीड़न हो रहा है, लगातार। कई मामले मेरे संज्ञान में है, मैंने कुछ लोगों पे, कुछ पे अपनी बात भी रखी, ट्वीट भी किया, मैं आपके सामने रख देता हूं। बाकी तो मिलते रहते हैं मीडिया के माध्यम से, प्रयास भी कर रही है, सभी जगह पे हमारी टीम प्रयास कर रही है। बस मैं अपने साथियों से कहूंगा कि किसी को अगर आपकी कोई धार्मिक भावनाएं भड़काता है तो आप ज्यादा बहस मत करें, उसको गाली मत दें, तुरंत उसकी FIR करवाएं, उसको सही उसका रास्ता दिखाएं, उसको जेल भेजें, उसको पता लगे कि वहां ऐसा अपराध करने पर उसको क्या सजा मिलेगी। लोकतंत्र में ये कानून आपके लिए, इसका प्रयोग करें। जैसे ये कन्नौज का मामला है, एक कक्षा 9 की बच्ची थी हमारे समाज की, और वो उसके साथ रेप किया गया, उसको धमकी दी गई कि अगर आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई या घर बताया तो आपके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। फिर परिणाम ये हुआ कि उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। एक अभी जल्द ही ये घटना है, ये गौतम बुद्ध नगर की, जो वहां के जिलाध्यक्ष ने ट्वीट की है, दयोरार की जो है, वहां भूपेंद्र को पीटा गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किन जातियों के लोग हैं, शर्म आनी चाहिए सब लोगों को कि ऐसे समय में भी, और सिर्फ आप लोग सेफ इसलिए है ना अपराध करने वाले, क्योंकि लॉकडाउन का पालन हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग लॉकडाउन का पालन ना कर रहे होते ना, क्योंकि हम कानून को, संविधान को मानते हैं, तो आप लोग घर नहीं होते अपराध करने के बाद, ये भी आप जान लीजिए। फिर आप जेल में होते और जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे होते। इस लॉकडाउन का फायदा बहुत ज्यादा उठा रहे हैं आप लोग, ये गलत है, समझिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरी चेतावनी भी है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत बलशाली हैं, तो सिर्फ आप इसलिए बचे हुए हैं अभी इस लॉकडाउन के समय में कि हम लोग संविधान का पालन करते हैं, लॉकडाउन की वजह से घर में है। वरना आजाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग कमजोर नहीं है। आपको सजा दिलवाने में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। एक राजस्थान का मामला है, वहां एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से रेप हुआ है।
एक बड़ा मामला एम्स का है। वहां एक बहन के साथ जो है जातिगत भेदभाव होता था, उसको टॉर्चर किया जाता, उसका हरेसमेंट किया जाता था। उसने सबको लिखा, महिला आयोग को भी लिखा, SC आयोग को भी लिखा, एम्स के डायरेक्टर को भी लिखा, सब लोगों को लिखा, किसी ने कोई मदद नहीं की। फिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अभी वो कुछ दिन पहले ICU में थी, मेरी बात नहीं हो पाई है वहां किससे। एम्स देश का सबसे बड़ा जो है मेडिकल संस्थान है, वहां की घटना बता रहा हूं, वहां जातिवाद है। एक बड़ा मामला हुआ था बिहार का, इसमें हमने बहुत वो किया लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ इस वजह से सेफ हैं बिहार वाले अपराधी क्योंकि लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन ना होता तो मैं खुद मुख्यमंत्री के घर का घेराव करता और अपने भाई विक्रम को और संतोष को न्याय दिलाता। किसी भी कीमत पे बख्शे नहीं जाते वो अपराधी, वो जेल में होते, चाहे वो किसी MP के खास हो, चाहे वो किसी और के खास हो। अगर लॉकडाउन ना होता, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से चुप हैं हम लोग, वरना मैं आज यहां ना होकर बिहार में होता और उसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़ता या कोई भी कुर्बानी देनी पड़ती, लेकिन इसका जवाब वहां के मुख्यमंत्री से लिया जाता। संतोष की पीट पीट कर पुलिस द्वारा हत्या की गई, उससे पहले गैर दूसरी जाति में विवाह करने की वजह से विक्रम को पुलिस द्वारा पीट पीट के मारा गया। उसने और ये थाने में कहा गया कि उसने थाने में सुसाइड किया। फिर दूसरी घटना यह है कि उसकी आवाज उठाने वाले संतोष को, हमारा छोटा भाई संतोष था, उसको पीटा गया पुलिस द्वारा और फिर उसकी जान चली गई। तो ये बहुत बड़ा मामला है, इस पे मैं बड़ा दुखी हूं क्योंकि कल संतोष की बारी थी, कल मेरी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, किसी भी और अन्य साथी की हो सकती है। तो एक जोधपुर बावड़ी का मामला था, गुजरात का एक मामला मेरे संज्ञान में आया था, वो एक बड़ा मामला था। तो ऐसे लगातार मामले जो हैं हमारे संज्ञान में आते रहते हैं। एक फरुखाबाद का मामला था, मौर्य समाज के लोगों को, साक्य समाज के लोगों को जो है उनके साथ मारपीट की गई थी, वो भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इस लॉकडाउन में भी अपराध इस तरह से बढ़ रहा है, तो समझिए कि अपराधी बेखौफ हैं। वो सरकार चाहे किसी की हो, चाहे वो राजस्थान में हो रहा हो कांग्रेस की सरकार में, या यूपी में बीजेपी की सरकार में, या बिहार में बीजेपी और नीतीश जी की मिलीजुली सरकार से। लेकिन ऐसे समय में भी अपराध बढ़ रहा है और बहुजन समाज के लोगों को नुकसान पहुंचा है, पीटा जा रहा है। लेकिन एक जो इस माहौल जो है नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, कभी भी ये खत्म हो सकता है। मैं जो कह रहा था कि इस्लामोफोबिया जो है, जो यहाँ के मीडिया ने कर दिया है यहाँ देश में, इसके परिणाम बड़े दुखदायी होने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि ये समय एकजुट होकर लड़ने का था, कोरोना के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, अपने देश के लिए। लेकिन फेल सरकार ने सब कुछ डाल दिया मरकज के ऊपर, तबलीग जमात के ऊपर, और कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। मैंने कहा कि अभी टेस्ट होने दीजिए, पता लगे कोरोना के कितने मामले हैं देश के अंदर। तो सुरक्षित रहिए, अपने घरों पे रहिए, अपने सोशल डिस्टेंस का जो है, डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए, थोड़ा दूरी बना के रखिए। कहीं भी अगर ऐसी कोई जानकारी मिले या आपके आसपास कोई ऐसा, तो प्रशासन को सूचना देके उसे क्वारंटाइन कराइए या उसके बारे में जो है उसको इलाज कराने का प्रयास कीजिए। छिपाइएगा नहीं जिससे कोई नुकसान हो। ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आपकी बेहतराई के लिए। लेकिन जान लीजिए, मुल्क सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता, देश सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता है कि दीवारों की सीमाओं से दिल जोड़ने से देश बनता है। और जातियों के अलावा यहां तो बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन नफरत के बीज जो बोए हैं, इससे बड़ा नुकसान होगा। मैं लोगों से कह चुका था कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। कुछ लोग समझ में भी आया, कुछ लोग ही नहीं समझ में आया, बाकी आप देख रहे हैं। सोई हुई जनता, झूठा राजा देश के लिए दोनों हानिकारक होते हैं, और बिका हुआ पत्रकार आप बेहतर जानते हैं। बिके हुए पत्रकारों ने
अपने मालिकों के एजेंडे को सही साबित करने के लिए, उनके एजेंडे पे काम करने के लिए देश की परवाह नहीं किए। आपको देश की परवाह करनी है। ये मुल्क सबसे बड़ा है, हमारा मुल्क सबसे प्यारा मुल्क है, हमें इसकी सुरक्षा करनी है, अपने लोगों की सुरक्षा करनी है, पूरे देश की सुरक्षा करनी है, सब लोगों को मिलजुल के रहना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं। और आज़ाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी, जितने भी समर्थक हैं, और वो जहाँ जहाँ पर अभी तक लोगों की मदद कर रहे हैं खाना पहुँचाने में, उनको बहुत बहुत दिल की गहरा धन्यवाद, साधुवाद, उनको शुक्रिया अदा उनका जो हम करते हैं। और कुछ जगह पे तो सरकार ने आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर जो राशन वितरण का काम चल रहा था उसको बंद करा दिया है। इतना डर है सरकार में। सरकार खुद तो नहीं दे रही है, लेकिन अगर दूसरा कोई दे रहा है तो ऐसा ना हो कि सरकार सवाल पूछे। सरकार ने बंद किया, हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हम तो इस देश में गूंगे बहरे लोग हैं ना। याद रखिए, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, खूब सता लीजिए हमारे लोगों को। अभी तो मैदान में नहीं आए ना, जिस दिन मैदान में आएंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर बताएंगे कि देश में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। और मजबूत विपक्ष, बाबा साहब कहते थे कि सत्ता के साथ विपक्ष की बड़ी भूमिका है, और विपक्ष अगर मजबूत है तो सत्ता के लोग तानाशाह नहीं होंगे। लेकिन आप जो तानाशाही कर रहे हैं, बस लोकतंत्र के सही स्वरूप को दिखाने के लिए जनता को, एक बार लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, देश में माहौल सामान्य होने दीजिए, फिर आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान और क्रांतिकारी साथी जो है आपको बताएंगे कि राजनीतिक दल क्या होता है, विपक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, और किस तरह देश के संविधान सुरक्षा होती है, और किस तरह सरकार की तानाशाही पर रोक लगाई जाती है। हम यहाँ इसी के कमरों में बैठने के लिए नहीं आए। हम इस देश में अपने लोगों के लिए अधिकार लेने के लिए आए हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए आए हैं, उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए आए हैं, और अपने देश को आगे बढ़ाने आए हैं। तो बड़ा प्यारा नारा है हमारा, जय भीम जय भारत। तो हमारा देश जो है जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, और हमारे खून में जो है देश प्रेम बहता है। किसी को देशभक्ति का प्रमाण पत्र हमें देने की जरूरत नहीं है, और कोई हमसे ना मांगे। हम इसी मुल्क में पैदा हुए, ये मुल्क हमारा, इस देश की मिट्टी से हमें तुमसे ज्यादा प्यार है। जय भीम जय भारत। ख्याल रखिएगा सब लोग। करें कि मैं झूठ कहूंगा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहूंगा, जो सच है वही कहूंगा। और मैं बिल्कुल, अपराध करने वाला कोई है, मैं सबके खिलाफ खड़ा रहूंगा, अपनी बात रखूंगा बिल्कुल पूर्ण रूप से। अब सच्चाई ये है, निजामुद्दीन मरकज के लोगों ने सरकार को बताया, 28 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अजीत डोभाल जी वहां आए, वो बात करके गए, स्क्रीनिंग किया, कोई क्या बात कर गए तो वो जाने, मुझे नहीं पता है। लेकिन जब उनकी जानकारी में था, तो उनकी जानकारी में होने का मतलब वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सबसे खास है। जब उनको पता था तो फिर किसने छिपाया भाई? कैसे छिपा? वहां बराबर में थाना है, एसएचओ के पास आप वीडियो जारी हो रही है, एसएचओ के पास, एसएचओ को जानकारी है, सब चीजें हैं। सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए, 22 तारीख में जनता कर्फ्यू, 22 तारीख की रात को ये घोषणा की लॉकडाउन। प्रधानमंत्री ने कहा लक्ष्मण रेखा खींच दी गई, जो जहां वहीं रुके। जब ये कह दिया गया कि जो जहां वहीं रुके, बाहर जा रहे हैं तो पुलिस लाठी मार रही है, फिर कोई कहीं नहीं जा रहा है और लोग आपसे मदद मांग रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं कि साहब हमें यहाँ से भिजवा दीजिए, क्यों नहीं वो किया भाई आपने भिजवाने काम? गलती तो पुलिस प्रशासन के लोगों की है, सरकार की है। तो ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? पूरी दुनिया तो जानती है चीन से आया है, आपका बस चले तो साबित कर देना निजामुद्दीन मरकज से चला है। ये समझना पड़ेगा, ये बड़ा खेल है। सरकार फेल हो रही थी, सरकार घिर रही थी, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता, हम ये मांग कर रहे थे, इसलिए सरकार ने फिर इसमें हिंदू मुसलमान बना दिया। हमें यह समझना है कि कोरोना जाति धर्म देख के नहीं फैल रहा है, जो इसकी चपेट में आएगा उसको नुकसान होगा, तो आपको सुरक्षा करनी है। ये भी कहा गया ना कोई कहीं इकट्ठा ना हो। अब मैं कह रहा हूं, अगर मौलाना साहब, साद साहब पे मुकदमा दर्ज हो गया है कि वहां लोग इकट्ठा हुए, तो लॉकडाउन कितने लोगों ने तोड़ा? योगी जी ने तोड़ा, उन पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? हिम्मत नहीं है कहने की? मैं कह रहा हूं उन पे मुकदमा दर्ज कीजिए। येदियुरप्पा जी शादी में गए पूरे लाव लश्कर के साथ, उन पे मुकदमा दर्ज कीजिए। 23 तारीख को सरकार बनाई गई मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शपथ ली गई, हजारों लोग, उन पर मुकदमा कीजिए। दिल्ली में
लाखों लोग सड़क पे आए, आनंद विहार में इकट्ठा हुए थे, वहां के मुख्यमंत्री की गैर जिम्मेदारी की वजह से उन पर मुकदमा कीजिए। जाति धर्म देख के मुकदमा करेंगे? एक बयान जो चलाए जा रहे हैं उनके पीछे क्या सच्चाई है, ये तो समय बताएगा, सरकार जांच करे ना। लेकिन जब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख को पता था, वहां के थाने के इंचार्ज को पता था, एडीएम को पता, डीएम को पता, सब लोगों को पता था, एसडीएम को पता था, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि छिपाया गया था? सब पता था। सरकार खोज रही थी कहीं से कोई ब्रह्मास्त्र मिल जाए, कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम इस पे। हाँ, इस पे भी एक बात है, बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। कहानी आप उसको जान भी गए होंगे, और अगर नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, नेट पे डालेगा मिल जाएगी। फंदा लेके घूम रही थी सरकार, किसी गले में डालने को मिल जाए, और फंसे कौन? मौलाना साहब साहब। इनके गले में फंदा बहुत मजबूती से फंस गया, तो यही चला जा रहा है। इससे कोरोना खत्म नहीं होगा। और कानून सबके लिए बराबर है, तो जो मौलाना साहब साहब पे लागू होता है वो योगी जी पे भी लागू होता है। मुकदमा करके दिखाओ तब तो माने। न्याय कपड़े देख के धर्म देख के नहीं होना चाहिए, वरना न्याय के प्रति लोगों की जो आस्था विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र होता गया, लोकतंत्र ये है कि उस देश प्रदेश में रहने वाले, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, जो उस प्रदेश देश में रहता है, उस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की रोटी कपड़ा मकान, उसका स्वास्थ्य है, उसकी एजुकेशन, उसका रोजगार, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, ये लोकतंत्र देता है। जिस दिन आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी उस दिन आपको बताएंगे किसे कहते हैं लोकतंत्र। ये याद रखिए, उस दिन बताएंगे कि आज तक लोकतंत्र लागू ही नहीं हुआ। डेमोक्रेसी नाम की जो जो डेमोक्रेसी जो देश में है वो सिर्फ कागजों में है, अभी वो लागू हुई नहीं है, तभी तो लोग मर रहे हैं। आज जो भूख से मर रहे हैं तो ये तो हमेशा के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं, आप जो भी लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं पर्सनली मदद करें। कहाँ पैसा, और जो खुदाई दावे हवाई दावे किए गए हैं ना सरकार द्वारा, वो जीरो हैं। हम जमीन पे खुद देख रहे हैं, पूरे देश में आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और अब वो प्रॉब्लम में भी आ गए हैं आर्थिक रूप से, वो खुद उनकी एक खबर आ रही। तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि जहां ये सब चीज चल रही है आप लोग वहां मदद करें, जो लोग सक्षम हैं। लेकिन ये झूठ ना फैलाएं, जो ये झूठ फैलाया जा रहा है ये ना फैलाएं। फेलियर प्राइम मिनिस्टर का, उनकी गवर्नमेंट का है। जब उनको चाहिए था लोगों की मदद करते तब वो बैठ के टीवी पे रामायण देख रहे थे और दिखा रहे थे। रामायण से पेट नहीं भरेगा। कुछ समय के लिए आप रामायण देख लेंगे, उसके बाद पेट कहां से भरेंगे? बच्चों को कहां से खिलाएंगे? राशन कहां से लाएंगे? इन सब चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा। इस पे ये सरकार के एजेंडे में भी नहीं है। एक नारा है ना, गरीबी ना हटाओ गरीबों को हटा दो, मुझे लग रहा है उसी पे काम कर रही है सरकार। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए तो, मगर एक बात मुझे बड़े गौर से बताइए, मैं पूछ रहा हूं। यूपी में तो एक कहा जा रहा था कि यहां तो राम राज्य है, यहां तो कोरोना नहीं आएगा। अब क्यों नहीं रुक पा रहा है भाई? अब सबसे ज्यादा मामले तो यूपी में ही आ रहे हैं, अब क्यों नहीं रोक पा रहे? ये धर्म के नाम की अफीम पिलाना बंद कीजिए। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोगों की सुरक्षा करें, अपनी सुरक्षा करें, लोगों के राशन की व्यवस्था कराएं। और प्लीज कुछ दिन टीवी मत देखें। अगर इस मुल्क में अमन चैन चाहते हैं, अपना भाईचारा बना रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल टीवी ना देखें। ये पेड लोग हैं, इनको पैसा मिलता है सब चीजें करने का, और दुश्मनी और नफरत आपके अंदर भरी जा रही है। ये जो नफरत फैलाई जा रही है इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। आज हमें कोरोना के सामने मिलकर लड़ना है, सब लोगों को एकजुट होकर। गाय का पेशाब पीने से, गाय का गोबर खाने से भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जल्द कोरोना ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ठीक? लगा आपको ठीक हो जाएगा? ये सब चीजें पाखंडवाद षड्यंत्र है, इससे दूर रह के दवाई से ठीक होगा। आज किस में ढूंढ रहे हैं ईश्वर को? डॉक्टर्स में? यही तो मैं कह रहा था बहुत दिनों सर, यही तो कह रहे हैं कि विज्ञान बड़ी चीज है। तो सब लोग अपने घर पर रहें, ख्याल रखें, इन्फेक्शन से बचें, मास्क, सैनिटाइजर,
ये सब चीज़ें यूज करें। बाहर जाएं तो बिल्कुल ये सब चीज़ें यूज करके जाएं। आते ही हाथ धोएं, परिवार के लोगों से दूरी बना कर रखें, नहाएं और तब परिवार के लोगों तक पहुंचे। बस डिस्टेंस मेंटेन रखें, दूरी मेंटेन रखें, सब लोगों से बात करते हुए सब चीज़ों का इसका ख्याल रखें, क्योंकि आपकी जान कीमती है। और सरकार से मैं कह रहा हूं, आप फेल हो रहे हैं तो इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढना बंद कीजिए। इसमें मिलके लड़ सकते हैं, लेकिन आप तो गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। आपकी गैर जिम्मेदारी इस मुल्क के लोगों की। आप अभी सरकार है, सरकार तो आती जाती रहेगी, ये लोग यहीं रहेंगे। ये सब समझ रहे हैं, ये खेल समझ रहे हैं जो खेल हो रहा है। मैं फिर अपील करता हूं, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता सब लोग मिलके मदद करें, अपना ख्याल रखें, सब लोग ख्याल रखें। बस ये तो समझ आ गया कि कोई रिलीफ कहीं और से होने वाला नहीं, आप लोग खुद ही रिलीफ करनी। तो जो सक्षम लोग हैं मैं उनसे कह रहा हूं, एक मैं और अपील कर रहा हूं, ये आप बड़े गौर से सुने, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। राजनीतिक दल किस लिए हैं? सब लोग क्या कहते हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए। अब हम जनता की सेवा करेंगे। हमने राजनीतिक दल इसलिए बना रखे हैं कि मिलकर जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करने के लिए, जनता की मदद के लिए, जनता को अधिकार दिलाने के लिए। जितने राजनीतिक दल हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जनता को जरूरत है रोटी की, भुखमरी से बचने की। आप अगर जनता के हित से हैं तो जितना फंड आपके पास है उसका आधा फंड लगा दीजिए जनता की मदद में। मैं सबसे कह रहा हूँ, बीजेपी से भी कह रहा हूँ, कांग्रेस से भी कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से भी कह रहा हूँ, लेफ्ट से भी कह रहा हूँ, बसपा से भी कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, सब लोगों से कह रहा हूँ, जितना आपके पास फंड है आप लगा दीजिए। आधा फंड लगा दीजिए, 25% लगा दीजिए जनता की मदद के लिए। आप जनता की मदद के लिए तो आपने पार्टियां बनाई। अगर हमारे पास तो, हमारा तो अकाउंट ही नहीं अभी पार्टी का, हमारा होता तो हम तो 75% लगा देते। आप में हिम्मत है तो करके दिखाइए ना। आप जनता की मदद के लिए तो बनाइए आपने पार्टी, जनता के हकों की बात करने के लिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, उनको रोटी देने के लिए, उनको मकान देने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए। तो आज जरूरत है ना, आज खड़े होकर साबित कीजिए कि आप जनता के हितैषी हैं। किस लिए पार्टी फंड? जनता के लिए। जब जनता नहीं रहेगी फिर क्या करेंगे? तो आज जनता को जरूरत है, आज मदद कर दीजिए, साबित कर दीजिए आप जनता के हितैषी हैं। एक खबर और आई थी मेरे पास, पुलिस ने मजदूर की सरे बाजार पिटाई की और मजदूर ने लगा ली फांसी। ये भी खबर है औरंगाबाद की। रोशन लाल ने आत्महत्या कर ली, उससे पहले उसने ऑडियो भी जारी किया, 2 ऑडियो जारी किया। उसका अपमान किया गया, सार्वजनिक रूप से उसका हाथ तोड़ दिया गया, इलाज नहीं कराया गया, उसने फिर आत्महत्या कर ली। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पे कब कार्रवाई होगी? पुलिस का काम ये थोड़ा, ये पुलिस का काम तो जनता की सुरक्षा करना है, सहायता करना, पीटना है। ये कहीं दिख रही है पुलिस की, भाई वो मदद कर रही है, बहुत गरीब आदमी की बहुत मदद कर रही है, रोटी दे रही है, समझा रही है, मास्क बांट रही है। कहीं पुलिस जो है बिना सोचे समझे ही डंडे बांट रही है। लॉकडाउन हुआ है, आपको अधिकार थोड़ा दिया कि आप जान ले लें, इस तरह से पीटोगे? इसका मुकदमा किस पे दर्ज हो? उस पुलिस अधिकारी पे? किस पे? क्या बना दिया है? एक मध्य प्रदेश से भी साथियों का डिमांड थी कि जिले में, कई जिलों में मध्य प्रदेश के तेल, शक्कर, मसाले की कालाबाजारी जो है हो रही है, जिससे गरीब मजदूर सूखी रोटियां खाने पे को मजबूर हो रहे हैं। ये मध्य प्रदेश खबर है। मध्य प्रदेश में सिर्फ इसलिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के पास नहीं बनाया जा रहा क्योंकि वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है। और ये जा करते तो उनको लगता है कि ये हीरो बन रहे हैं नौजवान, इसलिए सिर्फ इस वजह से उनको उनके पास नहीं बनाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप खुद आके कीजिए ना काम, अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। कोई भूखा नहीं होगा तो हमें क्या जरूरत है? हम तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने सिखाया है उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एहसान नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो फिर दोबारा से भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जय भीम। शहीदों को नमन, उनके परिवारों को नमन। वो हमारे भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। उनका जो जिस संघर्ष में उन्होंने बलिदान किया, उस संघर्ष को कामयाब करेंगे। उनके अधिकार, अपने लोगों के अधिकार नहीं छीनने देंगे। जाति धर्म देख के मदद ना करें, सबकी मदद करें। भूखे को रोटी खिलाएं, बस अपनी सुरक्षा खुद करें, अपना भी ध्यान रखें दूसरे की मदद से पहले। मेरी यही रिक्वेस्ट और मंगल कामना आप सब लोगों के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा। और मैं प्रयास करूँगा कल से सभी ज़्यादातर लोगों से बात करने का, पर्सनली फ़ोन करके। तो ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा
और मिल के लड़िएगा, और इसमें कोरोना में हिंदू मुसलमान मत ढूंढिएगा। सरकार जो चाहती है अपने फेलियर को, सरकार कितनी फेलियर है आप जानते हैं, सरकार मुद्दों से को छिपा रही है। अमीरों की बीमारी गरीब के लिए गरीब दोषी नहीं हो सकते हैं। कितने लोग आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कितने लोगों ने, कौन कहाँ पार्लियामेंट में गया, कौन होली मिलन प्रोग्राम में गया, किसने कहाँ से क्या गया, कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, किस फैक्ट्री में क्या, मैं किसी पे नहीं कहना चाहता। बस मैं कहना, अगर अगर चाहते हैं अपने मुल्क को बचाना, टीवी देखना बंद कीजिए और ईमानदारी से धर्म से ऊपर उठ के लोगों की मदद कीजिए। और अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर जिन लोगों ने अपराध किया सब पे मुकदमा दर्ज होना, फिर जांच बाद में करा लीजिए, हिम्मत दिखाइए ना। धर्म देख के कानून लागू करेंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा, संविधान कहाँ बचेगा। मैं तो बचपन से ही देखता है कि जाति की वजह से यहाँ उत्पीड़न, लेकिन धर्म की वजह से बहुत उत्पीड़न हो रहा है। तो मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं झूठ बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा। यहाँ एक खेल बनाया जा रहा है कि किसी तरह से सरकार को बचाया जाए, और ये सारा निजामुद्दीन मरकज के ऊपर डाल के सरकार ये कह दे कि देखिए इन्होंने फैलाया। ये झूठ नहीं चलेगा। सच ये है कि आप रोक सकते थे, आप अमीरों को लाने के चक्कर में आपने पूरे मुल्क को महामारी की चपेट में डाल दिया, और दोषी आप हैं। आप फेल कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने बिना योजना के लॉकडाउन लागू किया, जनता सपोर्ट कर रही है, फिर भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन का नुकसान तो उस दिन पता लगेगा, जो अभी भी धर्म के नशे में है। लॉकडाउन का नुकसान बिना किसी योजना के जो लॉकडाउन किया गया है, इसका नुकसान तो तब पता लगेगा जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा। अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी आपको पता लगेगा। किस 20 साल पीछे जाएंगे, कम से कम 20 साल पीछे जाएगा देश, देख लेना। कम से कम 20 साल पीछे जाएगा देश हमारा, ये मैं आज गारंटी देता हूं आप लोगों को। कोई, और ये भी अभी जो बचा हुआ है ना, ये सरकार की वजह से नहीं बचा हुआ, आम लोगों की वजह से, उन दिलावर लोगों की वजह से जो अपना पेट काट के लोगों का पेट भर रहे हैं, उन लोगों की वजह से। और भूखमरी से जितने लोगों की डेथ हो रही है, इसका के ऊपर तो सरकार के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वहां की जिस प्रदेश में, जिस देश उसमें हो रही है प्रदेश में। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। आप आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सभी कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद। आप जैसा कोई नहीं। जो दिल आपने जीत रखा है उसे लगातार जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं मोदी जी की तरह कि रामायण चलवा के और घर में बैठ के उनके मिनिस्टर और उनके एमपी, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, वो बैठ के आराम से रामायण देखें घर में। ये जिम्मेदारी नहीं होती है। जो जनता जिन्हें नुमाइंदे चुनती है ना लोकतंत्र में, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो देश में मुसीबत हो और घर में बैठ के टीवी देखें। तो मैं मोस्ट लोगों से बात कर रहा हूं। आज का जो लाइव है, बड़ा लाइव है ये, क्योंकि क्या करें, अपने लोगों से बात करके उनका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। मुझे कैसी लग रही है एक बार ये भी बता दें आप सब लोग। वो ये ऊपर रहती हैं तो उसका कारण भी है आप सब लोग, कि आप सब लोग जो हैं इतना अच्छा काम करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बात कर लूं आप लोगों की, भीम आर्मी के लोगों की, आजाद समाज पार्टी के लोगों की, बहुजन मूवमेंट के लोगों की। तो आप अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से बहुत बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आज आपकी बात लेनी पड़ेगी। इसे बहुत सारे यूट्यूबर भी उठा के यहां से लाइव में डालेंगे अपनी वीडियो पे। पुलिस गलत काम कर रही है, ये सच है, पुलिस गलत काम कर रही है। पुलिस बिना पूछे लोगों को पीट रही है। बाद में पता लग रहा है, जैसे एक बिहार में एक सफाई कर्मचारी भाई को पीट दिया। मैंने पहले भी कहा था कि सफाई कर्मचारी भाई जब तक उनको जो प्रोटेक्शन के, जो उनके खुद के प्रोटेक्शन के, पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट नहीं मिल जाते, मास्क, सैनिटाइजर, वर्दी, ग्लव्स, ये नहीं मिल जाते, तब तक आप ना जाएं काम पे, बिल्कुल ना जाएं। संदीप, ठीक है भैया। ये पुलिस के लोग पूरे देश में मैं देख रहा हूं, कहीं पे तो बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, खाना भी बांट रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर ये बहुत बुरी तरह से जनता को सता रहे हैं।
और जिस तरह से आप लाठी मारे, किसी को चोट भी लग सकती है, कोई भागेगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई किसी की जान भी जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, मैं चाहता हूं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को दे रहा हूं फिर दोबारा से। आप अपने अपने जिलाधिकारी से परमिशन लीजिए, एक या दो गाड़ी पूरे जिले में या शहर में घुमाने के लिए, जो जाएं और जाकर जो है जरूरत का सामान बांट सके। और मैं आम कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो अपने हिस्से से थोड़ी थोड़ी हेल्प जो है सब लोग इकट्ठा एक जगह कर दे, जहां से उसको आसानी से बैठ एक वो बन जाए, पूरा मैनेजमेंट बन जाए, एक गाड़ी बन जाए, उसकी परमिशन हो जाए। परमिशन आप सभी लोग डाल दें जिलाधिकारी के यहाँ, जो भी परमिशन कर रहा हो आपके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, वहां से परमिशन ले लें। हमने कल ये ट्विटर से भी अपील की थी, ट्विटर के माध्यम से। प्राइम मिनिस्टर के लोग तो नहीं निकलेंगे, उनकी सरकार के लोग नहीं निकलेंगे, तो हम तो, हमारे लोग तो निकलना चाहते हैं ना, अपनी बात करने के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए। तो इसलिए वो परमिशन करा लें और अपनी सुरक्षा करते हुए जाएं, गरीबों की मदद करें। अब एक बहुत जरूरी बात, आज आनंद विहार का दृश्य देखा, ये लॉकडाउन है, और ये कौन लोग हैं जो वहां इतनी बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में खड़े? मैंने पहले कहा था कि सरकार के एजेंडे में तो गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी नहीं आता। कोई अमीर तो नहीं है मेरे हिसाब से, अमीर तो अपनी पर्सनल गाड़ी में चल रहे हैं। गरीब ये लोग हैं कौन, इनको पहचानना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार 85-15 की बात करता हूं। मैं इसलिए बात करता हूं देश के दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, धार्मिक अल्पसंख्यकों की, इसलिए बात करता हूं, गरीबों की इसलिए बात करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं भेदभाव है। एक तरफ अमीरों को, बच्चों को लाने के लिए, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर तकलीफ में कहना पड़ेगा, अमीरों के बच्चों को विदेश से लाने के लिए फ्लाइट जाएगी, और यहां 300 किलोमीटर चल के छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग अपने गांव पहुंच रहे, हादसे हो रहे हैं, कुछ लोगों की जान जा रही। सरकार कर क्या रही है? सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार, मैंने कल भी कहा था, कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए। मैंने आज एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। WHO ने एडवाइजरी बहुत दिन पहले जारी कर दी थी कि ये महामारी है, सरकार को नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सरकार उस समय ट्रंप के स्वागत में लगी हुई थी, और ट्रंप आए कुछ नहीं देखे गए, ठेंगा दिखा के चले गए। और ट्रंप का जो स्वागत कर रहे थे ना, उनके बेटे की कंपनी को जो है कोरोना की किट बनाने का काम दिया गया है 4500 रुपए में, जबकि 500 रुपए में सब लोग बना रहे हैं। वो नहीं लेंगे, उनसे लेंगे, क्योंकि इस बुरे समय में भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। अब आप ये भी देख लें, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, कितने लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आपने देखा कितने लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। गरीब आदमी अपने हिस्से का, ये बाबा साहब को मानने वाले लोग, गुरु नानक देव को मानने वाले लोग, संत गुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग, खुदा को मानने वाले लोग, भगवान वाल्मीकि को मानने वाले लोग, गुरु घासीदास जी को मानने वाले लोग, ये लोग तो अपने हिस्से का, अपने पेट का भी, अपने हिस्से का खाना भी दूसरों भाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं जिनके पास इस देश का रिकॉर्ड है ना, कि इस देश की 90% पूंजी 10% लोगों के हाथ में, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो घरों बैठे राशन लेके। सरकार क्या करे? कितनी बसें लगाई सरकार ने? आनंद उस पे कौन सी जगह है वो, आनंद विहार में 10 बसें नहीं लगा पा रहे हैं। बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं ये देश चलाएंगे। तुम्हारी औकात है, तुम्हारे में दम है देश चलाने का, तुम्हारी पॉलिसी है देश चलाने की। बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने देश का। तुम करो ट्रंप की चाटुकारिता। 1 मिनट में 55 करोड़ रुपए फूक रहे थे ना। आम गरीबों के लिए क्या है? खाना नहीं पहुंच रहा है जगह जगह से। अब तो मीडिया को भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी दिखाना पड़ गया भाई कि देखिए खाना नहीं है, बिना खाने के लिए लोग मर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं लोग। ये पता है कौन लोग हैं? ये वो है जिनकी वजह से आपका घर चलता है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आपकी फैक्ट्रियां चलती। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आपके घर की सफाई होती। ये वो लोग हैं जो आपके ऑफिस में फाइलें उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको बाहर के ठेली से चाय पिलाते हैं। ये हमारे लोग हैं भाई। इनकी तकलीफ को हम ही लोग समझ सकते हैं।
मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि जिसने गरीबी देखी नहीं वो उसे क्या पता गरीबी कैसी होती है। उसको तो सुनने में अच्छा लगता है कुछ गरीब भी सड़क पर भूखे मर जाते हैं, और ढूंढते हैं कि वो कौन सी सड़क है जहां गरीब मर जाते हैं। इनकी बात ईमानदार से रखना इतना आसान नहीं है। मैं तो कह चुका हूं सरकार इस्तीफा दे, सरकार से नहीं हो रहा है। जी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, हम सब लोग तो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तथागत की अनुकंपा ही तो सब कुछ हो रही। मैं धन्यवाद देता हूं सभी गुरुद्वारा के भाइयों को, सभी डेरों जो हमारे गुरु घर हैं, भगवान वाल्मीकि गुरु घर, संत सतगुरु रविदास जी गुरु घर, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो लंगर चला रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? ये जिम्मेदारी किसकी थी? इन गरीबों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? उनको खाना देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार में कौन बैठा है? तो आप पे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का समय है? आपके पास समय है उनको हेलीकॉप्टर में और जहाज में लेके आने का? गरीबों के लिए क्यों नहीं है भाई? इन्हीं गरीबों के उससे तो सरकार बनती है। कुछ लोग अभी भक्ति का चश्मा लगाए हुए हैं मोदी जी वाला ना, उनको नहीं दिखते कि भीम आर्मी के लोग मदद कर रहे हैं। तुम्हारी तकलीफ समझते हैं भाई। तुम्हारा मालिक नाराज हो जाएगा अगर हमें गाली नहीं दोगे तो। गवर्नमेंट फेलियर इसलिए हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट के एजेंडे में गरीब थे ही नहीं भाई। अगर गवर्नमेंट के एजेंडे में गरीब होते तो मेरे हिसाब से गरीबों का ये हाल थोड़ा ही होता। अच्छा, आज तो मैं दूसरे फोन से खुद को भी लाइव देख रहा हूं और खबरें भी देख रहा हूं। सड़क पे हिंदुस्तान आज तक चला रहा, फिर लॉकडाउन का क्या मतलब है? यही तो बता रहा हूं। लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और मैं ये कह रहा था, क्या तैयारी है सरकार की? क्या सरकार को उनकी जिंदगी परवाह नहीं है? क्या ये सरकार के एजेंडे में नहीं है? ये गांव गांव तो जाए, इनमें से कोई संक्रमित हो गया तो पूरा गांव का गांव संक्रमित होगा। लेकिन आपको पता है ना कि चलो ये अगर मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये दलित ही तो हैं, ये आदिवासी तो हैं, ये पिछड़े तो हैं, ये मुसलमान तो हैं, ये गरीब ही तो है। मर जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी गलती नहीं है, हम समझते हैं। इस देश में कभी बहुजनों के हित की बात हुई नहीं ना भाई। इनकी बात ही नहीं हुई क्योंकि एजेंडे में ही नहीं ना। और एक और बात मैं आपको बता दूं, सरकार अगर इस लॉकडाउन को पे काम ना करने की वजह से इसको इसलिए आगे बढ़ा रही हो कि ये सीए एनपीआर एनआरसी लागू कर देगी, ये आंदोलन नहीं होंगे, तो मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं, जमान दे रहा हूं भीम आर्मी की तरफ से भी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी, जिस दिन ये खत्म होगा लॉकडाउन, ये महामारी खत्म होगी, उससे अगले ही दिन से हम पूरी सड़क पे उतरेंगे पूरी तैयारी से, सरकार को बताने के लिए कि ये काले कानून वापस करने पड़ेंगे। ये आप जान लें, ये आंदोलन भी नहीं रुकेंगे। रामायण देख के पेट नहीं भरेगा ना भाई। पेट तो खाने से भरेगा भाई, खाना सरकार देगी नहीं। आप सड़क पे मांग लेने के लिए जाओगे कुछ खाना तो पुलिस के लोग लाठी मारेंगे भाई। सरकार को नहीं दिख रहे लाखों लोग फंसे हैं भाई, यही तो बता रहा हूं। तो मैंने डिमांड की थी कि सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर दें, और मैंने आज गजब का काम देखा अपने युवा साथियों का। आज एक बात पे तो मेरा दिल खुश है, दुख तो है महामारी का, लेकिन जिस काम के लिए हमने भीम आर्मी बनाई थी, जैसे मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि मैं तो मशीन बनाई है मैंने नेता बनाने की, तो मैं इस बात में तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं कि मशीन तो तैयार हो गई है और नेता भी बन रहे हैं जो अपने समाज के लिए के दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं, उनके लिए काम करते हैं और अपनी जीवन जान की बाजी लगा के काम भी कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। दिल से खुशी इस बात की कि हजारों नेता इस बहुजन समाज में हमने नौजवान नेता देख लिए पूरे देश के अंदर, जो सारे काम छोड़ के अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, जाति धर्म नहीं देख रहे हैं भाई आपकी तरह। आपको तो कपड़ों से पता लग जाता है कौन है। तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास थे कि भाई इस पे भी बोल देना, भाई इस पे भी बोल देना। जैसे मेरठ की एक खबर है कि अजय ने अपनी बुलेट बेच दी है,
कितने की बुलेट थी? 1,92,000 रुपए की बुलेट थी, 50,000 रुपए में बेच दी। इसे कहते हैं मानवता। ये है अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा। मोटरसाइकिल तो फिर भी आ जाएगी, भूख से नहीं मरना चाहिए कोई। अब सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये आनंद विहार में क्या हो रहा है। यही तो बता रहे हैं भाई, सरकार फेल हो रही है, सरकार के पास कुछ है ही नहीं, और सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई कर देगी, इस डर से चंद्रशेखर चुप नहीं रह सकता ना भाई, बोलना पड़ेगा। कुछ भी गलत होगा तो बोलना पड़ेगा। ये जो लोग आपकी बिल्डिंग बनाते थे, कंस्ट्रक्शन के काम में आपके काम आते थे, आपकी दी हुई सैलरी पे काम करते थे, आज उन पूंजीपतियों को गरीब नहीं दिख रहे? आपको घरों में काम करने वाले लोग नहीं दिख रहे? आपकी गलती नहीं है भाई, आपके लिए तो हम मजदूर ही है ना। हम मजदूर हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, हम लेबर के लोग हैं, लेबर का काम करने वाले लोग हैं। हम इंसान हैं कहाँ भाई? आपको नहीं लगता हम इंसान हैं? अब मैं कहाँ कहाँ से मुबारकबाद दूं भीम आर्मी के लोगों ने, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ, कोई जिला कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे सकता हूं, लेकिन आनंद विहार में जो लोग हैं उनके लिए चिंतित हूं कि अगर इनमें से सरकार अगर कर सकती है, गूंगी बहरी सरकार अगर कुछ कर सकती है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो लोग, जिन लोगों को रहने की व्यवस्था यहां करा सकती हो, तो उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करा दे, उनको परेशान होने के लिए ना जाने दे। अभी तो कोरोना के लिए अभी सरकार जो खुशी दिखा रही है ना कि यहाँ आंकड़े कम है, अभी टेस्ट ही कम है भाई। जिस दिन टेस्ट होंगे उस दिन पता लगेगा ना कि कितने आंकड़े हैं। अभी तो लोग खुद में खुद वो कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि गरीब आदमी पे तो पैसे ही नहीं है टेस्ट कराने के, वो तो डर रहा है कि अगर बीमारी होगी तो पैसे कहां से लाऊंगा। सरकार ने कुछ किया? जैसे मैंने कहा था कि सरकार चाहे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन पे तो बुद्धि नहीं है, अगर ये दूसरे की बुद्धि से काम कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा था सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनको आप, उनको गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कर लो, उनका राष्ट्रीयकरण कर लो। कुछ दिन के लिए किया? नहीं किया। जितने स्कूल्स हैं उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, जितनी धर्मशाला है उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, ये जो बड़े बड़े कार्यालय हैं इनको हॉस्पिटल बना दो भाई, बीजेपी के कार्यालय, आरएसएस के कार्यालय, इनको हॉस्पिटल बना दो। इनको लोगों के लिए राज सामग्री या रहने की जगह बना दो। क्यों नहीं कर रहे हो? तो असल में क्या है, आपको करना नहीं है, और हम अपने लोगों को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। अब एक ये भी खबर है कि आपने देखा कि जब चुनाव आता है तो घर घर पर्ची देने के लिए आते हैं लोग, लेकिन राशन देने तो नहीं आ रहा है कोई नेता। अभी तो गृह मंत्री घूम रहे थे यहां दिल्ली में पर्चे लेके, हमने खुद ही देखे घर घर, लेकिन अब तो गृह मंत्री गायब है। कहां गए? पर्चा छपवा दो, कोई ढूंढवा लो कहां है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, समाधान सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नौजवान, उनके युवा कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बस मैं तो आपसे, सरकार से तो नहीं कह सकता भाई, आपसे कह सकता हूं कोई भूखा ना रहे आपके होते हुए। लुटेरी सरकार है भाई, जो राहत कोष में जमा होगा उसको भी पता नहीं खर्च करेंगे नहीं करेंगे, या उनको भी अपने पास ही रख लेंगे। मैं कुछ ऑथेंटिक कर दूं, कुछ नारे थे आज वाले जो मिल भी गए होंगे साथियों को, वो उन नारों को मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि ये नारे जो हैं, ये नारा आपके काम आएगा। अब ये साथियों ने भेजे, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ काम यही है कि आप लोगों को देख रहा हूं और सुझाव दे रहा हूं कि क्या कर सकते हैं।
भूख और बीमारी से साझा लड़ाई और भीम आर्मी एएसपी सामने आई। तो अब सामने आ गए हो, जिम्मेदार हो, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। पूरे देश से फोन आ रहे हैं, जहां जहां लोग काम कर रहे हैं। तो फिर आपसे यही कहना चाहूंगा कि साहब चलिए दिखा दीजिए, फिर एक और बार हरा दीजिए मिलके, सब लोग मिलके जो है हरा दे, फिर मानवता जीत जाएगी और ये कोरोना हार जाएगा। लेकिन इतिहास खुद को दोहराता और इतिहास याद भी रखेगा कि जब इस देश में गरीब लोग, कमजोर लोग भूख से मर रहे थे, संसाधन विहीन थे, अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, तड़प रहे थे, छोटी छोटी बच्चियां 200-200 किलोमीटर जा रही थी, गरीब माताएं, बुजुर्ग 200-200, 400-400 किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे अपने घर जाने के लिए। तब सरकार आराम से बैठ के जो है, सरकार के लोग, आपके मंत्री, आपके एमपी एमएलए घर पे बैठ के टीवी देख रहे थे। बस मैं तो यही कहूंगा, दूरी बना के रखिएगा। और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, भाइयों मदद करें, बहुत अच्छी मदद कर भी रहे हैं, लेकिन अपने आप भी प्रोटेक्शन रखें, अपना ख्याल रखें। मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय काशीराम, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। और ये ताकत देने के लिए परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बहुत धन्यवाद। और भीम आर्मी की पूरी टीम को मुबारकबाद, आजाद समाज पार्टी पूरी टीम को मुबारक। ऐसे लगे रहिए। हर स्टेट के नाम नहीं लेके अलग अलग करना चाह रहा भाई, हर एक स्टेट के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जहां मैं भी ये भी देख रहा हूं ना, जहां से फोन आता, जिस प्रदेश के लिए आता, वहां कार्यकर्ता फोन गया तुरंत जाते हैं। कहां से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी किसी को भूखा नहीं मरने देंगे भाई, अपने लोग सुरक्षा खुद करेंगे, सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे। बस आज जिम्मेदारी अदा कीजिए, आज मानवता को जिंदा रखिए, अपने संतों, महापुरुषों, गुरुओं के वाणियों को, उनकी बातों को याद कीजिए। ऐसा चाहूं राज में जो मिले सब अन्नुअन, और छोटे बड़े सब सम रहे रविदास प्रसन्न। तो सबको अन्न की जिम्मेदारी आप लोगों की है। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। अपना ख्याल रखिएगा और इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं। यही एक जिम्मेदार नागरिक की, यही एक अंबेडकरवादी की पहचान है। जय भीम, जय भारत। देखिए, मेरी तो राजनीति है, जिन देश आंदोलन जो हमारे वहां पर चला रहा है, तो उनको पूरा करना और अपने अधिकार से लड़ना जी। अब एसी के कमरों में बैठे हुए राजनीति की शुरुआत नहीं की हम लोगों ने, तो वो अपनी जगह पे है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम आर्थिक मदद कर रहे हैं, लोगों की राशन मुहैया करा रहे हैं हम सब लोग पूरे देश में, तो वो कर रहे हैं जी। तो यही काम है हमारा, यही राजनीति। जरा अपने दर्शकों को मैं कुछ बताना चाहता हूं। आप 2014 से लाइमलाइट में हैं। जातिगत संघर्ष से पैदा हुई एक पार्टी भीम आर्मी की स्थापना आपने की है। दलितों के नेता के तौर पर आप उभर रहे हैं। मायावती की राजनीति को आप रिप्लेस कर रहे हैं। बहुजन की अगर बात करते हैं तो SC ST OBC के सबसे बड़े नेताओं की सूची बने तो रावण का नाम उसमें शामिल होगा। 2017 की सहारनपुर हिंसा के आरोप आप पे ऊपर लगे, रासुका लगी, कई बार आप जेल गए। 15 महीने बाद जेल से जब बाहर आए तो आपने कहा कि अगर कभी मौका मिला तो यूपी की योगी सरकार को ब्याज समेत जो उसने किया है हम वो वापस करेंगे। भीम आर्मी की स्थापना आपने की और आपके साथ विनय रतन सिंह थे, उन्होंने की। यह संगठन छुआछूत, भेदभाव और ऊंच नीच की भावनाओं को मिटाने के लिए और शिक्षा के माध्यम से बहुजन मुक्ति के लिए काम कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग 350 के आसपास मुक्त विद्यालय चलाते हैं। सहारनपुर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर आप जो है अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। और आप आजकल जो आप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आजकल आप एक लीथल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। SC ST OBC और मुसलमानों को साथ लाकर देश और प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं।
हो गया तो जी, काबिज होना चाहते हैं, वही राज करना चाहते हैं, क्या बुराई है? अगर कमजोर वर्ग के लोग राज करेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं है। मायावती का राज भी हमें स्वीकार था, रावण का राज भी हमें स्वीकार होगा। अगर वो नीतिगत, अगर वो नीतियों का राज है और सबको साथ लेकर चलने का राज है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, हमारी बात सुनेंगे आप? लोकतंत्र जो है वो बहुमत की शासन का नाम होता है, जिनकी ज्यादा वोट होती है उनकी सरकार होती है। हाँ। और जो नाम आपने के, हाँ, तो इनकी आबादी 85% है, तो राज इनका होना चाहिए ना। हाँ। इनका तो राज नहीं है, इसलिए इनका राज स्थापित करना पड़ेगा ना। तो ये तो नैतिक जिम्मेदारी है सब लोगों की। अब आप बात करें नीतिगत, तो मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ में एक किताब है जिसको भारतीय संविधान कहते हैं, और यही नीति है मेरी, यही एजेंडा है, और इसको ही पूर्ण रूप से लागू करवाना, इसमें जो भाग 4 निर्देशक तथ्य देखे उनको लागू कराने में जिम्मेदारी है। और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये लागू नहीं हुआ ना, ये किताब लोगों की नजरों में किताब बन कर रहेगी, ये लागू नहीं हुई, तो उसको लागू कराना है। इस किताब के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। मेरी नीति गलत है रावण भाई, इस किताब के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में बात करूंगा। अब अच्छी बात है कि इस किताब को मैंने भी पढ़ा है, और आप तो वकील ही हैं, है ना? मैं भी वकील हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, आप भी प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन पढ़ा हम दोनों ने है। अतुल भाई, मैं तो कहता हूँ देश के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी है। हाँ। सारी दुनिया में जितने देश है सब पढ़ाते हैं अपने मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार सब पढ़ाते हैं। तो हम सब लोग को यहाँ भी पढ़ना चाहिए, हमें पता तो लगे। लेकिन यहाँ तो अधिकार, कुछ लोग तो आज भी गुलाम है ना, उनके लिए तो अधिकार वर्ड ये आप कहते हैं बहुजन शेर है, आप कहते हैं बहुजन शेर है, बस जगाने की देर है जी। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल कहता हूँ, बहुजन जो है वो शासक वर्ग है। जब आप पुराना इतिहास उठा के देखोगे तो इन्होंने इस देश में राज किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन शेर है। और मेहनत का ईमानदार कौन है बहुजन समाज के लोग भाई। ना, अगर ये शासक वर्ग है तो अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान कौशल बुद्धि से उस शासन को हासिल क्यों नहीं कर लेती है? आप लोग कोटे के भरोसे क्यों हैं? आरक्षण के भरोसे क्यों हैं? पुरुषार्थ के भरोसे क्यों नहीं है? इसी बात का तो दर्द है आप लोगों के पेट में। नहीं, हमारे पेट में दर्द नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं ना। पुरुषार्थ की बात तो जब यहाँ जो लोग अपने आप को आज जो है जातिगत तौर पे जो लाभ ले रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और बुद्ध बलवान मानते हैं, उनके देश, उनके शासन में देश गुलाम हुआ। हाँ। आप पुरुषार्थ की बात मुझसे कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मौका मिला कहाँ है? हजारों साल की गुलामी है भाई। 70 साल में पेट में दर्द भी हो गया सब लोग के। अभी कुछ दिन चलने तो दीजिए, मौका मिलने तो दीजिए, बराबरी की बात एक बार लाइन बराबर होने तो दीजिए, फिर पता लगेगा किसमें कितना पुरुषार्थ है। देश सोने की चिड़िया फिर बनेगा। सम्राट अशोक का शासन लौटेगा, पिछड़े वर्ग का राज आएगा, दलितों का राज आएगा, माइनॉरिटी का राज आएगा। क्या परेशानी है? कोटे वाले नहीं है। समस्या है हमारी जिंदगी आके झेलिए एक दिन अतुल भाई। हाँ। आके हमारी जिंदगी झेलिए, देखिए कि कैसी जिंदगी हमारी। हम मैंने बताया ना कि ये बाबा साहब के संविधान से मुझे अधिकार मिले कि आप मुझे सुन रहे हैं, पूरी आपके माध्यम से, हिंदी खबर के माध्यम से पूरी दुनिया में लोग मुझे भी सुन रहे होंगे जी। तो ये बाबा साहब संविधान में अधिकार थे, पहले थे कहाँ? मनुस्मृति में ये अधिकार में थे कहाँ भाई? तो अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी घबराइएगा नहीं। तो शुरुआत हुई, अभी आप हमें राज करते देखेंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं। हाँ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता जब। हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं ना। हाँ। देखिए रावण भाई, रावण भाई हम घबराते किसी से नहीं है। और आप कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आप बिल्कुल राज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जिस पुस्तक का हवाला दे रहे हैं, उस पुस्तक की हलफ लेकर और उस पुस्तक में दर्ज बातों को सामने रखकर साक्षी जानकर राज करेंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है? मैंने किया क्या ऐसा? भी हमारी सरकार अभी तो आप ऐसे नहीं, क्यों मायावती? अरे भाई, जो राजनीति आप करना चाहते हैं वो राजनीति मायावती करती थी। 4 बार की मुख्यमंत्री थी मायावती। दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई, दलित वहीं के वहीं खड़े हैं। दौलत से तकलीफ है क्या? दलित अगर दौलत इकट्ठा कर ले या दलित के बाद दौलत तकलीफ हो जाती है क्या? तो मायावती की पार्टी ज्वाइन कर लो ना। सुनिए अतुल भाई, 90% जीते जी अपनी मूर्तियां लगवाने वाली दलित की बेटी दौलत की बेटी बन जाती है और आप उसको डिफेंड करते हैं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ये लिखा क्या बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में? अच्छा, आपको क्या लगता है चिल्लाने से क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा तेज चिल्ला लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ 90 पर, आप गवर्नमेंट का आंकड़ा दे रहा हूँ, 90% पूंजी जो है 10% लोगों के पास है। हाँ, तो मेहनत करते हैं, पूंजी है। अरे भाई, मेहनत करते हैं, बुद्धि है, पुरुषार्थ है, पूंजी कमाते हैं।
आप भी कमाइए, किसने रोका आपको? अरे भैया मैं कह रहा हूँ कमा तो रहे हैं, किसके अधीन है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन तो मिला वो ले रहे हैं, तुम कुछ दे रहे हो क्या? या पूरी दुनिया से कोई खरा दे रहा है क्या भाई? हाँ। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिला वो तो ले रहे हैं, और ये हमारा अधिकार छीन के लेंगे, तुम रोक कैसे सकते भाई? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 24 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 70 वर्ष से फायदा ले रहे महानुभावों के वारिसों को अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आरक्षण का लाभ उन महानुभावों के वारिसों को नहीं मिलना चाहिए जो 70 वर्षों से आरक्षण का लाभ उठाकर धनाढ्य वर्ग की श्रेणी में आ चुके हैं। वर्षों से आरक्षण का लाभ सही मायनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार माननीय न्यायालय को भी है, मगर मैं जानना चाहता हूँ जिन जजों द्वारा फैसला दिया गया है वो पांचों किस जाति के? वो तो सारे अपर कास्ट गरीबों के। मैं नाम गिनाता हूँ ना आपको, मैं नाम गिना रहा हूँ। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस किस जाति के? सुन लीजिए ना पहले एक मिनट। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस। अब आप इनको जातियों में बांटना चाहते हैं तो बांट सकते हैं, मैं नहीं बांट रहा। आपने कहा ना, सुनिए, अदालत का और सेना का कोई जाति नहीं होती, कोई चेहरा नहीं होता। अरे कौन कह रहा जाति नहीं होती? आप मुझे कह रहे 70 साल का आपने परिचय दिया, 70 साल के महानुभव, 70 साल में तो महानुभव हो गए। 70 साल से सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर अपर कास्ट के लोगों का कब्जा है, ये नहीं दिखाई दिया आपको? अरे सर, आप लोग पढ़ के ऊपर नहीं जाएंगे, कहेंगे कब्जा है। अरे आप लोग पढ़िए, ऊपर जाइए। पढ़ रहे तो हैं, अभी तो तकलीफ होगी, पढ़ रहे हैं तो। नहीं, तकलीफ किसको होगी सर? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे आप ही की बिरादरी के, SC ST थे ना। नाम याद है आपको? नहीं नाम याद उनका? KG बालाकृष्णन साहब। एक ही बार में याद आ गया। मैं कितने सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम गिनवाऊं, और मैं ये भी गिनवाऊं कि सरकार की चाटू कार्यता करते वो राज्यसभा के मेंबर बने या किसी आयोग के सदस्य बने। अरे सर, वो तो आपके समुदाय की दिक्कत है कि आपके समुदाय का इतने ऊपर बैठा व्यक्ति आपके समुदाय की ही भलाई नहीं कर पा रहा है। आप उसकी भलाई करेंगे, इसमें क्या गारंटी है? मायावती की तरह आप भी अपने समुदाय को पीछे छोड़ देंगे, इस बात की गारंटी नहीं है क्या? आप आपकी भाषा में ये कह रहे हैं अतुल भाई कि अपर कास्ट के बैठे हुए जज जो हैं वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, उनके अधिकारों पे उनके बगैर बताए काम करते हैं। ये आप कह रहे हैं? ये आप कह रहे हैं कि दलित नहीं? अरे जजों की जाति आप देख रहे हो सर? हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि जजों की जाति देखने वाला नेता आया सामने। अतुल भाई, पानी भी लीजिए, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, गर्मी बहुत है भाई, कोरोना का भी प्रकोप चल रहा है। मैं गर्म पानी नहीं, गर्मी आपके मस्तिष्क में है सर, आप सोचना समझना नहीं चाहते हैं कुछ। गर्मी मस्तिष्क में है, कौन मना कर रहा है? होनी भी चाहिए भाई। इतने दिनों का अपमान तो अरे कितने दिनों का अपमान है? किसने आपका अपमान किया है हिंदुस्तान में, आजाद भारत में? हजारों साल से। आप 33 साल के हैं, जब से आप पैदा हुए हैं, किसने आपका अपमान किया है? सुनेंगे मेरी जीवन लाइफ आपने बताया, ये नहीं बताया कि मैंने संगठन क्यों बनाया। हाँ, तो जिसने आपका अपमान किया आप उसको सजा दीजिए ना। आप पूरे समुदाय को, पूरे देश को क्यों बांटना चाहते हैं? मैं कौन हूँ सजा देने वाला? मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब करता हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से मांग करता हूँ। कोर्ट देगा सजा, प्रशासन देगा सजा। आप अगर एक मिनट मेरी बात सुनते तो बड़ी मेहरबानी। बोलिए सर। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप अच्छे पत्रकार, कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो जैसे कहते हैं ना, लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, कुछ ऐसे पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपकी गिनती नहीं, कुछ ऐसे नेता भी हैं सर जो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो लदिया खा रहे हैं भाई। हाँ, वो हर जगह है सर, जाहिल हर जगह है, जाहिल उधर भी है, जाहिल इधर भी है। राहुल भाई के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा इलाज होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा करे ना। जिस दिन पत्रकारों पे आपराधिक मुकदमे दर्ज होने लगे ना, इनकी वजह से जो भड़काऊ भाषण ये लोग देते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं, अगर इन पे मुकदमे दर्ज हो जाए, जेल चल जाए, तो मुझे लगता है कि अगर वास्तविकता में पत्रकारों पे काम हो जाए तो मुझे लगता है कि देश से जो है ये धर्म युद्ध चला रखा है। जब सरकार बनेगी आपकी तब फैसला लीजिएगा ना, आप करिएगा काम। हम ये बात याद रखेगा, लेंगे जरूर। नहीं, बिल्कुल मुझे याद है। माहौल खराब करेगा, कानून के विरुद्ध जाएगा, देश को भड़काने काम करेगा, उसका इलाज करेंगे। हाँ, तो अपने आप को शामिल करिए ना उसमें। अपने आप को उससे बाहर क्यों रख रहे हैं आप ठाकुरों के और ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलते हैं कि नहीं उगलते हैं? मैं तो जो अपराध करता है उसके खिलाफ उगलता हूँ। मैंने कहाँ जहर उगला भाई? मुझे तो मौका ही नहीं मिला। सहारनपुर हिंसा में आपने ठाकुर जाति के लोगों के खिलाफ आपने जितना जहर उगला, रावण भाई, उतना किसी ने नहीं उगला। तभी रासुका लगी थी आपके ऊपर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं सत्ता में आऊंगा और हमारे पार्टी के लोग सत्ता में शासन करेंगे, हम किसी की जाति देख के उसको नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग हमारे लोगों पर अत्याचार करेंगे, मैं आज विश्वास
अभी तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करके कुछ सजा दिलाते हैं, लेकिन फिर उनका इलाज होगा और ऐसा इलाज होगा कि सब लोग याद। रावण भाई, आपके लोग कौन, आपके लोग कौन? मैं आपका आदमी नहीं हूं क्या? हर हिंदुस्तानी आपका आदमी होना चाहिए जो राजा बने। आप अगर मुख्यमंत्री बनो तो हर हिंदुस्तानी, हर प्रदेशवासी आपका अपना होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये अतुल भाई, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना, इंडिया दैट इज भारत, याद है ना? भूले तो नहीं हो, ये भारत है और हर भारतवासी मेरा भाई है, मेरा रिलेटिव है। लेकिन अगर वही रिलेटिव कानून तोड़ के हमारे लोगों को सताने का काम करेगा तो उसको सजा दिलवाने के लिए जेल भेजना पड़ेगा ना। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, या उसको सताने की इजाजत दे दोगे आप? नहीं, सहमत हूं आप बिल्कुल जेल भेजिए, जो गलत करे। मैं कह रहा हूँ अब मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है ना, कि अगर कोई दलित या कोई अछूत या शूद्र जो ओबीसी जाति के लोग होते हैं, अगर कुछ सुन लेगा, मंत्रोच्चारण सुन लेगा या धार्मिक सुन लेगा, तो उसके कान में पिघला शीशा डाला जाए। अगर वो मंत्र उच्चारण मुंह से कर दे तो उसकी जीभ काट जाए, तो समय नहीं रहा ना। जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी ना, कोई हो किसी जाति धर्म को। इससे तो सहमत हो ना? बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसको जरा सुन लीजिए, 1 मिनट हमें दीजिए, ऐसा मत कीजिए। मतलब दलितों का बोलने का अधिकार भी छीन लो। नहीं, बोलिए 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 भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो फैसला है ना, पहले तो ओबीसी आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर लागू की गई, ये ओबीसी को टुकड़ों बांटने का प्रयास था। फिर ये दलित, अब ये एसटी के लिए किया जा रहा है, अब इनको टुकड़ों बांटने का प्रयास। मैं कारण बताता हूँ, जो लोग इस देश में अपने अधिकार के लिए लड़, उन्हें अगर अलग कर दिया जाएगा तो लड़ने वाली जो कम्युनिटी है वो अलग हो जाएगी, वो बात नहीं करेगी, तो गरीबों के अधिकार छीने। सीधा मुद्दा ये है कि आरएसएस और भाजपा के लोग चाहते हैं कि इस तरह से देश से आरक्षण खत्म हो जाए, इस देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का व्यक्ति मुख्य धारा से ना जुड़े। ये पूरा प्रयास है। इसके लिए बार बार जो है काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कानून बनाने वाला? फिर पार्लियामेंट किस लिए? पार्लियामेंट कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाने का थोड़ा ही। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन आप ये भी जानकारी रखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में लगातार अपर कास्ट के जजों का कब्जा, कभी उन्होंने इस बात का बोल किया कि ये महानुभाव खा रहे हैं, ये महानुभाव कब्जा धरके बैठे, इनसे कभी उन्होंने अपने मन से उनको कोई सवाल नहीं जाएगा? प्रधानमंत्री मन की बात करते, कभी हमारे गरीबों की मन की बात भी करवाइए उनसे। सुप्रीम कोर्ट के जज भी देखे, क्या कंपटीशन का दौर है ना, ये तो मानते हैं अतुल भाई, इससे तो नहीं वो करेंगे ना जी। कंपटीशन का दौर है ना, तो फिर वहां कंपटीशन में दूसरों को मौका क्यों दिया जा रहा है? जज का बेटा जज, जज का भतीजा जज, जज का दामाद जज, अरे और भी तो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको भी तो मौका दो, कोई टेस्ट तो करा, प्रोजेक्ट सिस्टम खत्म तो करो। हम तो कह तो रहे हैं भाई, हमारी सरकार मानती नहीं है, उनको भी जाने दीजिए। यहाँ तो इस देश में आपको नहीं पता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में ब्राह्मणों पर जज बनाने की प्रक्रिया में बंगाल में आपको पता बैन लगा था कि न्याय कर ही नहीं सकते, तर्कसंगत न्याय कर ही नहीं सकते, ये तो अपनी कम्युनिटी तो झुकाव रखते, ये हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये बस मुझे पता है कि आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया है और इस पे काम किया जा रहा है। ये रिजर्वेशन जो है गरीबों का कार्यक्रम नहीं है। कोई गरीब है उसको खूब पैसे सरकार मदद करा सकती है, लेकिन ये हिस्सेदारी का मामला है। हमें पूरा भरोसा है, जहां सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज नहीं है, हाई कोर्ट में वहां से हमारे पास फैसला कोई नहीं आएगा। तो यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? मैंने क्या कहा, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता, सरकार कोई कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट कोई कानून लाए, अगर मैं उससे सहमत नहीं तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं पूर्ण रूप से राजा समाज पार्टी इसका विरोध करते हैं। ये फैसला किसी भी तर्क पर नहीं है, ये फैसला और सिर्फ कुछ ज्यादा खुश करने के लिए और सरकार पे दबाव बनाने के लिए। सरकार जो है, सरकार में हिम्मत ही नहीं। आप ये कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की आप सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा दिए गए इस फैसले को नहीं मानेंगे? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्य पीठ ने एक फैसला दिया था रिजर्वेशन के पक्ष में, 2 जजों ने बैठ के बदल दिया था, वो भी मैंने नहीं माना। मैं तो कह रहा हूँ ना, जो गलत है हमारे लोगों के अधिकारों के खिलाफ, मैं उसको नहीं मानूंगा। आप समझ रहे हैं? आप बागी क्यों विरोध करूंगा, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको आप बागी क्यों हैं? आप सिस्टम में आइए, सिस्टम को बदलिए। आप बगावत क्यों करते हैं? अपने अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कोई आके पीट देगा और आप प्रशासन के पास जाएंगे कार्रवाई के लिए, कोई नहीं सुनेगा, तो क्या आप अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? अगर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना बगावत है तो आप भाई साहब इस बात को किसी भी भाषा में कह सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि जब भी हमारे लोगों के अधिकारों को उठा रखा होगा तो मैं उसे आवाज को उठाऊंगा, आपसे बगावत कहे या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अन्याय सहना, बाबा साहब कह गए, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। हमारे लोगों के हक छीनेंगे, मैं चुप नहीं रहूंगा। अरे बाबा साहब तो आरक्षण पर भी कह गए कि 10 साल के लिए व्यवस्था थी, आप लोग तो अधिकार मान बैठे हैं उसको कि बच्चा पैदा होगा आरक्षण के साथ ही पैदा होगा। वो तो पढ़ा आपने, रिजर्वेशन था 10 साल की, की मूल भावना है। क्यों अब तो आप प्रमोशन में भी आरक्षण मांगते हो? काम धाम करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, साहब प्रमोशन दे दो चूंकि हम कोटे वाले हैं, ऐसे नहीं होगा ना सर।
बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। आपकी तकलीफ आपकी बातों से जाया होती है। नहीं, तकलीफ नहीं है, अरे काम करिए, आगे बढ़िए, क्या दिक्कत है? आज कोटे वाले डॉक्टर के पास आदमी इलाज कराने नहीं जाता है कि अरे कोटे वाला है, छोड़ दो यार, कहीं मार ना देवे। कह रहा हूँ, आप ये बताइए ना। अच्छा सुनिए, चलिए तर्कसंगत बात है। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि प्रमोशन में मांगते हैं, मुझे बताइए कितने जज हुए सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के? मीडिया में कितने लोग हैं शेड्यूल कास्ट के? अरे भाई, योग्यतम की उत्तरजीविता, आप योग्यता बढ़ाइए, पोस्ट पाइए, पद पाइए, काम करिए अपना। किसने मना किया आपको? अतुल भाई, स्कूल किसके हैं, कॉलेजेस किसके हैं? और वहां बैठे हुए जातिवादी लोग, जब हमारे लोग कंपटीशन में इंटरव्यू में नंबर कम करते हैं, हमें नहीं पता है। अरे भाई, कैसी आप बातें कर रहे हो? कौन सी कबीलाई, रावण भाई, कौन सी कबीलाई संस्कृति की बात आप कर रहे हो? अच्छा चलिए मैं बता रहा हूँ। आप कबीलाई संस्कृति मानेंगे ना, आपने कभी झेलना नहीं है। समस्या तो यही है ना, अपर कास्ट के लोग चम्मच लेके पैदा हुए, मुंह सोने को नहीं पता ना आपको। अरे रावण भाई, आप मेरे बारे में जानते नहीं हो। अगर मेरे बारे में जानोगे तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? आप अपने शब्द तुरंत वापस ले लोगे। क्या बात आप कर रहे हो? किसने मेरे मुंह में चांदी की चम्मच लगा दी? जरा एक आदमी सामने आके बात तो करे मुझसे। अच्छा, मेरी बात सुनेंगे आप? ये भी जान लेंगे, आपके बारे में भी जान लेंगे। आपको बहुत समय है, तो आम लोगों के लिए काम करने के लिए आपके बारे में जानेंगे। देखिए सुनिए रावण भाई, मैं आपसे क्या निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक नौजवान हैं, तो फिर मैं आपसे बात करूँ। सुन लीजिए ना, आप नौजवान हैं, देश आप पे भरोसा करना चाहता है, आपके भीतर जो आग है, आप जो बोलते हैं लोग उसको सुनना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं। लेकिन जब आप देश को खांचों में बांटेंगे रावण भाई, वहीं पे दिक्कत हो जाएगी। आप विकास सबका करिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? मैं विकास तो ना क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं मौका मिलेगा सबका विकास करेंगे। हाँ। लेकिन जिसको जरूरत है पहले उसका तो करते हैं। हाँ। समस्या ये है कि मुझे आप ये ना कहें मैं खाकों में बांट रहा हूँ, मैं तो जोड़ने का बात कर रहा हूँ। हाँ। बहुजन समाज को एक बड़ा परिवार है, मैं उसको जोड़ रहा हूँ। हाँ। जातियों में तो उन लोगों ने बांटा, आप जानते हैं किन लोगों ने बांटा। हाँ। दूसरी बात ये है, मुझसे आप कह रहे हैं कि भाई आप जो है मत बांटे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहाँ बांट रहा हूँ? मैं तो खुद कह रहा हूँ जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा जिन लोगों को ज्यादा चाहिए। हाँ। आप एक चीज जानिए, हाँ। छोटे पदों पर रिजर्वेशन का लाभ मिला है क्या? एक क्लास में रिजर्वेशन का लाभ मिला है? कितने अधिकारी जो है हमारे सचिव, कितने प्रशासनिक अधिकारी हमारे हैं जो, और जिस जातिगत डिस्क्रिमिनेशन मैं आपको बताता हूँ। एक अभी कन्नौज में एक तहसीलदार को पीटा गया, आपको याद है? याद होगा, सुबोध पाठक नाम के एमपी ने पीटा। क्या कार्रवाई जी? छोड़िए, एक रीना नागर नाम से ओबीसी समाज, गुर्जर समाज की हमारी एक बहन है, वो आईएएस है भाई, हरियाणा कैडर की, चंडीगढ़ में है। उन्होंने 1-2 दिन पहले एक वो किया है, वीडियो वायरल किया कि उसकी जान को खतरा, क्योंकि गुलाटी साहब जो है वो उनसे भेदभाव करते हैं, वहां से उनका उत्पीड़न हो रहा है इस देश में। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आईएएस बनकर भी उत्पीड़न है, जब राष्ट्रपति बनकर भी उत्पीड़न, दलित आप पैदा हो सकते हैं। ये जो सिस्टम बना है ना, ऐसा सिस्टम है कि जिस बाबा साहब की जिस सीढ़ी पे आप पैदा होंगे, ऐसा सिस्टम है, उसी सीढ़ी पे मरोगे। आप आईएएस बन जाओ, लेकिन आप अपनी जाति नहीं बदल सकते। मैं ये कह रहा हूँ, आपको आरक्षण से इतनी तकलीफ है, आप ये बताइए ना, आरक्षण किस वजह से? गरीब उन्मूलन का कार्यक्रम तो नहीं है, सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण, पर्याप्त जो प्रतिनिधित्व उसके कारण आप इस देश से जाति व्यवस्था स्वतः खत्म हो जाएगा। जब पता ही नहीं होगा कि आप कौन, अग्रवाल नहीं होगा, तिवारी नहीं होगा, वो तो पता ही लगेगा किसे मिलेगा रिजर्वेशन। तो किसने मना किया? तो किसने मना किया सर? तो ये अपील ना प्राइम मिनिस्टर से। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी कन्याएं ब्राह्मण थी, SC विवाह किया और सफलता पूर्वक आज जीवन जीते हैं, कम से कम करने वाले हैं। कहीं तो मैं नाम गिना दूं पूरे देश में सर, को जानता हूं तो पूरे देश के लोग भी जानते होंगे ना। आप किए कि मैं जाति व्यवस्था खत्म करना चाहता हूं, दिक्कत आप सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। अतुल भाई देखिए, आपकी भाषा में समझ रहा हूँ, ये जहरीली भाषा प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, कोई जहर नहीं है। जहरीली भाषा चंद्रशेखर रावण आप प्रयोग करते हैं, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे जामा मस्जिद में जाके हो। आप जामा मस्जिद में जाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि SC ST OBC और मुसलमानों का गठजोड़ बना लेंगे आप? बिल्कुल बना लेंगे, तो बनाइए ना, बनाइए ना। आप, अरे सर, आप शाहीन बाग को के लिए CAA के खिलाफ मुसलमान के नेताओं के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यह आपका आरोप लगता है?
ये आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे सर, मुझे क्या लगता है, तो आरोप लग रहे हैं राजनीतिक, और मैं राजनीतिक आदमी हूं नहीं। मैंने आपसे भी कहा था कि अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करना ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसमें अपराध क्या है? अगर मुसलमान कर रहे तो क्या बुराई है? लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के साथ भेदभाव आप लोगों ने किया टीवी चैनल पे दिखा दिखा के, मरकज पे, अगर मरकज में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए, मरकज का मुखिया जिम्मेदार है, तो भारत में कोरोना है इसके लिए भारत का मुखिया जिम्मेदार नहीं? इस पर कार्रवाई करके दिखाइए, उसके खिलाफ बोल के दिखाइए। आपका न्यूज चैनल बंद हो जाए कर छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं लगता है। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान या दोनों दर्जे के नागरिक हैं, वो भी देश के नागरिक है, उन्हें अधिकार नहीं है क्या? या उनकी बात करना अपराध है? मैं आज भी करूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक भी करूंगा। मैं ये भी बता दूं, जब तक मैं हूँ रिजर्वेशन, जब तक मेरे शरीर में रिजर्वेशन को छूने नहीं दूंगा किसी, जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं। और मैं संकल्प लेता हूँ कि जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा, आप केवल चुनाव जीतने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो चंद्रशेखर रावण, बाकी इन बातों में कोई आधार नहीं है। मैं तो राजनीति करना नहीं चाहता था भाई, मजबूर कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों के भरोसे किए ना, वो आर्थिक आधार की पैरवी कर रहे थे। अरे भाई, मायावती, जो बातें आप कह रहे हो वही बातें कह के मायावती सत्ता में आई, 4 बार मुख्यमंत्री रह गई। आधार पे आरक्षण का समर्थन नहीं कर रहा हूँ ना भाई, नहीं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो इस देश के बहुजन हिताय बहुजन छुपा के नारे पर लड़ रहा हूँ। आप जानते हैं उनका नारा सर्वजनता सर्वजन छुपा। ये नारा किसका है? ये शंकराचार्य जी का नारा। यही नारा मोदी जी लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। संस्कृत में सर्वजनता सर्वजन छुपा है और हिंदी में सबका साथ सबका, एक ही तो नारा है दोनों में, क्या फर्क है भाई? मैं कह रहा हूँ बहुजन हिताय बहुजन छुपा है, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ जिनको इस देश में अधिकार नहीं मिले। एक कदम आगे बढ़ते हैं। मेरा निवेदन है भाई, आप मुझसे उनका कंपैरिजन ना करें। ठीक है, मैं मान्यवर साहब काशीराम को मानता हूँ, इस देश के बहुजन समाज के लड़ रहा हूँ, और मैं तब तक संघर्ष करता रहूंगा जब तक इस देश में बहुजन समाज का। आप तबलीगी जमात को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने कोरोना फैलाया, आप उनको सपोर्ट करते हैं? मौलाना साहब को सपोर्ट करते हैं क्या आप? मैं क्या कह रहा हूँ, मौलाना साहब अपराधी हैं क्या? तबलीगी जमात अपराधी है क्या? कोरोना तबलीगी जमात ने फैलाया, आपने कैसे, आप जज है क्या? कमाल कर रहे हैं यार। आप मुझे बताइए कैसे फैला तबलीगी जमात ने कोरोना? 30 जनवरी को WHO ने विश्व स्तर पर इमरजेंसी घोषित कर दी। 24-25 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर जो है ट्रंप को बुला रहे, 3000 लोग आए उनके डेलीगेट, स्क्रीनिंग हुई उनकी। जबकि जनवरी में पहला केस इंडिया में और जनवरी में पहला केस जो है अमेरिका में पाया गया था। फिर उनकी स्क्रीनिंग, मैं तो कहूंगा कि कोरोना तब आया, उनके टेस्ट कराए जितने 1 लाख लोग वहां इकट्ठा हुए थे। कौन कह रहा है कोरोना जब मरकज से आया? और ये भी बताइए ना, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमने स्क्रीनिंग स्टार्ट कराई, तो मरकज के जो लोग आए हैं, जो विदेश से आए हैं, उनकी स्क्रीनिंग हुई या नहीं, ये भी प्राइम मिनिस्टर बताएं। अजय डोभाल को पता था नहीं पता था? 28 तारीख को डोभाल वहां गए या नहीं गए? झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? मरकज ने कर दिया, मरकज ने, मतलब मरकज की लिस्ट अलग बना रहे प्राइम मिनिस्टर। आप प्राइम मिनिस्टर से बड़े हो गए क्या? प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि सुनिए, जाति धर्म देख के कोरोना नहीं होता, कोई भाईचारा खत्म ना करे। आप कह रहे हैं कि मरकज ने कर दिया। कमाल करते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर से बड़े नहीं हुए आप, समझ रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जाति धर्म देख के कोरोना नहीं फैलता, फिर जाति धर्म नहीं फैला, प्यार बना के रखिए, व्यवहार बना के रखिए। तो मगर मीडिया जिस एजेंडा पे काम कर रही है, रोज रोज दिखा के तबलीगी जमात के लोग अलग, जैसे वो इस देश से नहीं, वो विदेश के लोग हो, बाहरी लोग हो, या क्रिमिनल लोग हो, और अन्य लोग अलग। मैं कह रहा हूँ 1 जनवरी को पहला केस आ गया था, प्राइम मिनिस्टर ने करा किया थी। आप मुझे बता दीजिए, 20 जनवरी को न्यूजीलैंड वालों ने बाहर की जो इंटरनेशनल फ्लाइट सब बंद कर दी, स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी। हमारे यहाँ कब हुई? 13 मार्च को हेल्थ मिनिस्टर का बयान था कोरोना नॉर्मल नहीं। तो हमारे लोग तो बड़े हो गए ना WHO से भी, विश्व स्तर पे हम लोग मेडिकल में दूसरे नंबर पे है हेल्थ फैसिलिटी में, इटली, और हम लोग किस नंबर पे हैं? संख्या भी नहीं पता। वो लोग कह रहे हैं महामारी, आप लोग नहीं मान रहे। तो जब ये नहीं मान रहे, 22 में लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, 23 तारीख में लॉकडाउन, 24 तारीख में शिवराज जी सरकार बना रहे थे, पहला सब पता है, टेस्ट कराओ तो सही, क्यों नहीं करा रहे? जो है बड़े स्तर पर टेस्ट क्यों नहीं कराओ तो फिर पता लग जाएगा। विदेशी फ्लाइट क्यों नहीं बनती इन्होंने? ठीक है, जब 22 जनवरी को 27 जनवरी को एडवाइजरी जारी हुई कि महामारी है, आप लोग सब लोग तैयारी करने, सरकार ने क्या तैयारी की? कितने लोग आपने देखा भाई गए हैं पैदल आनंद, बिहार में कितने लोग इकट्ठा हुए थे? वो किसी विधायक के MP के बेटे नहीं थे जो उनके लिए बस लग जाती। कितने लोग इकट्ठे, वहां से कोरोना नहीं फैला। सरकार ने कोई लॉकडाउन का, सरकार के पास कोई सिस्टम था, कोई मैनेजमेंट प्लान बनाया था? गरीबों को, मजदूरों को, कामगारों के लिए कुछ प्लान बनाया? भूखे मर रहे हैं लोग, जो कामगार दिल्ली जैसे क्षेत्र में रहते, मेट्रो उसमें रहते हैं, मेट्रो क्या नाम सिटीज में रहते हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कोई प्लान है? सरकार ने सोचा, जैसे डॉक्टर्स के लिए बात कर दी कि भाई डॉक्टर्स को हम लोग
कानून नहीं बनाया है, नया संशोधन किया है कि डॉक्टर पे जो हमला करेगा उस पर जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये बनेगा और उस पर जो है कार्रवाई होगी तुरंत। सफाई कर्मचारियों को लोग मार रहे हैं लगातार, उन पे कोई कार्रवाई हो रही है? उनके लिए कोई कानून नहीं बनेगा? वो इंसान नहीं है क्या? तो ये जो भेदभाव सरकार कर रही है, सच्चाई ये है कि सरकार फेल हो रही थी। किसी तरह से सरकार को अपने ऊपर से एफर्ट डालनी थी तो मरकज के ऊपर डाल दी, मुसलमानों के ऊपर डाल दी है। वही मुसलमान है जिन्होंने देश की आजादी में कुर्बानियां दी है भाई। जाति धर्म देखे कोरोना नहीं आया। कोरोना अगर आया है तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार मानता हूँ। जब ट्रंप आए थे, ट्रंप के साथ 3000 लोग आए थे, उनकी स्क्रीनिंग नहीं, वो पूरे जिम्मेदार थे। ठीक है। पालघर में साधुओं को मार दिया गया भीड़ के द्वारा, पीट पीट कर। इस पे भी कुछ कह दीजिए कि चीन से आया है, लेकिन इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि कोरोना मरकज से है। आप ये क्या भाईचारा खत्म कर रहे हैं कि मुसलमान से सब्जी मत लो, हिंदू से सब्जी लो। कौन हिंदू कौन मुसलमान? एक बार टोपी उतार दीजिए तो कौन मुसलमान कौन हिंदू? क्या बना रहे हैं सब? ये महामारी से तो मिलकर लड़ना था ना, लेकिन हमने क्या बना? कितनी झूठी खबरें चली, मरकज के 11 लोग पकड़े गए, फिर माफी मांगते हैं। मीडिया का स्वभाव तो देखिए, इससे जो अफवाह फैलती है, उससे जो माहौल बनता है, जो पूरे देश में माहौल बनता है, इसको सुधार देंगे आप लोग? शर्म आनी चाहिए ऐसे चाटुकारिता मीडिया को, जिन्होंने अपने फायदे के लिए, ये सरकार की एजेंडा को लागू करने के लिए इस देश का बेड़ा गर्क करते हैं। ये हमारा मुल्क है, किसी पत्रकार का मुल्क नहीं। उसके चंद पैसे कमाई के लिए हम अपने मुल्क को बटने नहीं देंगे। ये केवल आपका मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है। हम तो पाकिस्तान से आए होंगे। आप यहीं पैदा हुए, मैं पाकिस्तान से आया, सारे मीडिया वाले पाकिस्तान से आए, केवल चंद्रशेखर रावण भारत में पैदा हुआ। मैंने तो हमारा कहा, अपना कहा ही नहीं भाई, हमारा मुल्क है ये कहा। पालघर में साधुओं को पीटकर जाहिल भीड़ ने मार दिया, उस पर भी कुछ कह दीजिए ना। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स उसमें स्कोर नहीं कर पाएगी। आपने मेरा ट्वीट नहीं देखा ना। असल में क्या है कि आप मुझे वॉच नहीं करते। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो रमजान स्टार्ट हो रहा है, महारमजान की सब लोगों को मुबारकबाद। आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ, मेरे छोटे पूरे चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। सब लोगों को पता लगे कि महारमजान स्टार्ट हो रहा है। मैं सरकार से दरखास्त भी करूंगा कि उन लोगों के लिए, क्योंकि फिर आप उनके ऊपर कोई बलाना डाल दे, ये ना कहे कि मुसलमान कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए उनकी वो जो उनका एक त्योहार है पूरा मनाते हैं वो लोग, उसका सिस्टम एक मैनेजमेंट बनाते हैं कि वो अपना सामान खरीद ले, अपने घरों में चले जाए। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहूंगा कि वो नमाज अपने घरों में अदा करें, परेशानी ना क्रिएट होने दे किसी भी तरह से, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं उनसे भी अपील करूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और महारमजान की। अब आप ये कह रहे थे पालघर की, मैंने ट्वीट भी किया और पालघर की में मैंने कहा कि ये आज का काम नहीं है पालघर, लेकिन मीडिया ने क्या अफवाह फैलाई, मुसलमान ने कर दिया, इसने कर दिया, सरकार ने 112 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। बताइए कोई मुसलमान है? अच्छा मुझे बताइए, चंद्रशेखर रावण एक सवाल का जवाब अगर किसी एक या 2 या 4 या 5 मीडिया ने कोई गलत खबर उठाई तो सारे लोग अपराधी कैसे? अगर एक पुलिस वाले ने घूस खाई तो सारे पुलिस वाले अपराधी कैसे? अगर एक बहुजन समाज के नेता ने बलात्कार किया तो रावण बलात्कारी कैसे हो गया? चंद लोग मरकज में से पूरा मुसलमान गद्दार हो गया। मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात। अब सुनो मेरी बात, चंद्रशेखर रावण मेरी बात सुनोगा। मुसलमान को जो गद्दार की बात आप कह रहे हो ना, मुसलमान गद्दार नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान और भारतवर्ष की औलाद है, हमारा भाई है मुसलमान। मैं उन मुसलमानों को बात कहता हूं जो आतंकवादियों के साथ खड़े होकर बिरयानी खिलाते हैं, जो आतंकवादियों के फांसी के बाद जनाजे में शामिल होते हैं, चाहे याकूब मेमन हो, चाहे अफजल गुरु हो। मैं उन मुसलमानों को गद्दार कहता हूं जो कश्मीर के पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं। आपका अपना अधिकार है भाई, लोकतंत्र में आपको रोक कैसे दूंगा? मगर उस भीड़ को मारने वाले पालघर, इस देश का 99% मुसलमान राष्ट्रभक्त है, मेरा आपका भाई है। आप पॉलिटिकल स्कोर मत करिए। मैं आपका समर्थन करता हूं राष्ट्रभक्त है, मगर 2 मुसलमानों की, 4 मुसलमानों की गलती की सजा पूरे मुसलमानों को देगी। इसलिए मिलती है कि मुसलमान समुदाय के लोग बाहर आकर उन आतंकवादियों का विरोध नहीं करते, चुप रह जाते हैं। बिल्कुल झूठ। समर शेष है नहीं पाप का भागीदार केवल व्याज। सुन लो काम आएगा आपके। समर शेष है नहीं पाप का भागीदार केवल व्याज। आप बिल्कुल गुमराह कर जो तटस्थ रहेगा उसका भी अपराध लिखेगा इतिहास, समझ गया? ना करें। आपको मैं बताता हूँ, आप जानते क्या इस्लाम के बारे में? क्या जानते हैं इस्लाम? अरे आप क्या जानते हैं? मैं बताता हूँ मैं क्या जानता हूँ। इतने दिनों तक अत्याचार सहे हैं, जुल्म सहा, जाति सही है, इस मुल्क के साथ खड़े, क्या बात कर रहे हैं? अरे केवल मुसलमानों ने अत्याचार सहा, कैसी बात आप करते हो?
1000 साल मुगलों ने राज किया, मंदिर तोड़े, यहाँ की चीजें लूट के ले गए, आपके लिए जुल्म सहा उन्होंने। जब इस्लाम के लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो इस देश की मिट्टी को दिन में 5 बार सलाम करते हैं। आपको, आप करते हैं सलाम? कौन नहीं करता? आप मुझे बताएं। कौन नहीं करता? आप नहीं करते कि मैं नहीं करता? आप छोड़ो, आप छोड़ो। नहीं, आप क्या छोड़ो? हमारा नारा पता है तुम्हें? क्या नारा पता है? जय भीम जय भारत है? सुन रहे हैं? जय भीम जय भारत। और मेरा नारा पता है? मेरा नारा पता है? क्या गए पता है आपको? मेरा नारा पता है? जय हिंद, जय हिंद मेरा नारा है। मेरा नारा पता है आपको? आपका अलग हो सकता है ना, हमारा तो मुल्क का एक ही नारा, जय भीम जय भारत। आपका जय भीम जय भारत, मेरा जय हिंद, मुसलमानों का मादरे वतन। अंतर क्या है इसमें? आप अंतर तो आप खोज रहे हो, मैंने कहा खोज। नहीं, आप अंतर खोज रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो बेकार के, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा ना लोकतंत्र है। अब मैं क्या करूं? हमारी बोली का छीन लो, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। अरे मुकदमा करके जेल भिजवा दूंगा। तो भिजवाओ ना, भिजवाओ, चुनौती देता हूँ, चुनौती, सामना करूंगा मुकदमे का। किस चीज का? किस चीज का? जो मुकदमा करोगे सामना करूंगा। गलत करो तो सही। और मैं तो कह रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ है नहीं अभी तो कानून। अरे मैं चुनौती दे रहा हूँ, मुकदमा करो, मैं सामना करूंगा, अपनी पैरवी खुद करूंगा। गलत डराते किसको? तो मुकदमा होगा भाई, ये तो याद रखेगा। डराते किसको? मुकदमा कुछ पत्रकारों पे हुआ भी, आपको पता, भाषा ही बदल गई। एक बात और सुन लो, बदल गई। एक बात और सुन लो, मुंबई में चंद्रशेखर आजाद रावण, एक बात और सुन लो, अतुल अग्रवाल मेरा नाम है, ना मैं किसी रावण से डरता, ना मैं किसी कुंभकर्ण कंस से डरता। मैं भारतीय हूं, एक आम नागरिक हूं। और दूसरी बात, जो आपने कहा मुसलमानों के बारे में कितना जानते हो, मैं बताता हूं। बुंदेलखंड के बांदा का रहने वाला हूं। रब्बानी मदरसे में शुरुआत से, बचपन से आना जाना शुरू किया है। जब सिर पे टोपी लगाता था ना मुस्लिम मित्रों की, अपने भाइयों की, और क्रिकेट खेलता था रब्बानी क्रिकेट टीम से, तो आधा बांदा जानता था अतुल अतुल, और आधा बांदा कहता था अब्दुल अब्दुल अब्दुल। मुझे सिखाओगे मुसलमानियत क्या होती है? जरा मेरे गांव चल के देखना एक बार, पता लगेगा वहां पर मुसलमानियत और हिंदू में कैसे साथ रहते हैं वो लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ही तो सिखा रहे हैं मीडिया के लोग कि मुसलमान गद्दार। अरे भाई, अगर एक नेता बलात्कारी तो रावण बलात्कारी हो गया क्या? अगर कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी है तो चंद्रशेखर रावण से आप उसको तुलना कैसे कर सकते हो? एक बात बताइए, मैंने आपसे ये कब कहा कि मुझसे आपको डरने की जरूरत? मैं कोई शैतान इंसान ही तो हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को मुझसे क्यों डरोगे आप? डरो उनसे जो देश को तोड़ रहे। और एक बात और बताता हूँ, जो देश में लोग एक बात और सुन लो, परेशानियों से, चंद्रशेखर रावण, एक बात और सुन लो। आपने कहा इस्लाम को कितना जानते हो? कलमा पाक पढ़ते हो? पढ़ना जानते हो? मैं पढ़ के सुनाऊं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं गर्व से पढ़ता हूं। मैं कहता हूं जय श्री राम, और पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या हुआ? मेरी बात सुनिए। सबका सम्मान करता हूं मैं। संत रविदास का भी सम्मान है और गोस्वामी तुलसीदास का भी सम्मान है। सब देश के सभी हिंदू मंदिरों में भगवान वाल्मीकि महाराज की, गुरु नानक देव जी की, संत रविदास जी महाराज की मूर्तियां स्थापित है। मैं जानता हूँ यार, मुझे तो आरोप क्यों लगा रहे हो? सम्मान कर, तो आरोप क्यों लगा रहे हो? सब बराबर है। जो गलत करे उनके खिलाफ हम दोनों को मिलकर खड़ा होना है, तब ये देश बचेगा। रावण भाई तो प्रधानमंत्री बहुत है, सुनिए मेरी बात को। धर्म का ज्ञान बांटने के लिए तो प्रधानमंत्री बहुत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देश में ये बहुत अच्छा मुल्क है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान यहाँ है, बहुत अमन चैन से लोग रहते हैं। इसकी फिजा को मत बिगाड़िए। मीडिया के लोगों से निवेदन है मेरा, सरकारें बदलती रहती है, इनकी चाटुकारिता अभी मीडिया के लोग कर रहे हैं। जब सरकार बदले फिर कहाँ जाएंगे? अरे भाई चंद्रशेखर रावण, ये आपका एक व्यक्तिगत सोचना है, आप अपनी सलाह दे सकते हैं, लेकिन थोप नहीं सकते। आरोप मत लगाइए। मैंने नहीं कहा कि चंद्रशेखर रावण, चूंकि बाकी नेता जो है उन्होंने बलात्कार किया तो रावण भी उनके बराबर है। छोड़िए, मैं आपके ऊपर कुछ नहीं थोपता। आप मुझे बताइए, जो गरीब लोग अपने घर से पैदल चलकर गए और कितने लोगों की मौत हुई, जो अपने घर पहुंचने वाले, उनकी वो गलत हुआ। इस देश की सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। हम मानवों को शर्मिंदा होना चाहिए कि सड़क पे भूख प्यास से गरीब आदमी मर गया। एक मिनट अतुल जी, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? पहले आप एक बीजापुर की जो है, एक बच्ची जो है 12 साल की मर जाती है अपने घर पहुंचने से पहले। हजारों लोग हमें मैसेज करते हैं, किसी की बच्ची कहीं है, किसी का परिवार कहीं तकलीफ में है। आपने उनकी जाति पूछी कि वो किस जाति के थे? मैंने सुनिए ना, पहले सुनेंगे आप। अरे गरीब की एक ही जाति होती है भाई, मुझे मत बताइए ना यार। अब आप मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। गरीब का कोई धर्म, गरीब की कोई जाति नहीं होती सर। और भारत में केवल 2 ही मजहब हैं, एक अमीर और एक गरीब। सरकार से डर के काम करेंगे, उनकी कभी मैच नहीं करेगी आइडियोलॉजी मेरी। मैं बिल्कुल साफ कर दूं, मैं नहीं डरता सरकार से भाई। अपराध जो अपराध करेगा उसको
जो गलत करेगा उसको गलत कहूंगा, जो सही करेगा उसको सही कहूंगा। एक और चीज जान लीजिए, इस देश में भूखमरी से, कोरोना से ज्यादा भूखमरी से लोग जान जाए। डॉक्टर्स के पास, जिन डॉक्टर्स को भगवान माना जा रहा है उनके साथ बदतमीजियां होती है। जो डॉक्टर्स जो हैं रह रहे हैं उनको रहने की जगह नहीं है, टॉयलेट सही है। कितनी वीडियो आई, दिल्ली पुलिस के जवान की वीडियो आई, वो कह रहा है कि मैंने कहा कि मेरे बच्चों का टेस्ट करा तो कह रहे 45 रुपए लाओ। महामारी से लड़ रहे हैं या कुछ पूंजीपतियों के घर भर रहे हैं। 45 रुपए किट का क्या मतलब है, हमें नहीं समझ आता। हम ये समझते हैं कि इस देश का जो कहता है वो सोई हुई प्रजा और झूठा राजा देश के लिए हानिकारक, तो आज वही हालात है। हमारा राजा जो है मन की बात करता है, थाली और दिए जलवाता है, मगर कोरोना को रोकने के लिए, क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या है कि ज्यादा टेस्ट हो, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है। क्या होगा अगर गांव में चला गया? मैं खुद जहाँ रहता हूँ अब तक वहां सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। हॉटस्पॉट जोन है मेरे बराबर में, मेरा थाना हॉटस्पॉट जोन में है, मेरे से 4 किलोमीटर हॉटस्पॉट जोन है गांव में। मैं अधिकारियों को कहता हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ देख रहे हैं, कर रहे हैं। आप समझिए यहाँ ये हालात है, जहाँ पढ़े लिखे लोग, गाँव का क्या हाल होगा। और आप जानते हैं मेंढक खा रहे हैं लोग बिहार में, राशन नहीं है। झारखंड में लोग सांप काट के खा रहे हैं, मेंढक खा रहे हैं बच्चे। ये कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। आप मुझसे कहेंगे पढ़िए, पढ़ तो रहे हैं, 70 साल में अभी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से मिले अधिकार। आपको पता है 1917 में पहली बार कांग्रेस एक वो लाई थी 5 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसमें कहा गया पहली बार कि इस देश में दलितों को भी जो है सार्वजनिक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ने की का जो है मौका मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ा, बाबा साहब भी बोले 16 में। और इस देश में सार्वजनिक तालाबों पे जाने का, पानी पीने का, कुओं पे पानी पीने का अधिकार दलितों को मिलना चाहिए। उनकी बात आप कर रहे हैं। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आज हम भी देश में अभी भी गुलाम। अभी तो रफ्तार पकड़ने की देर है भाई, अभी तो मैदान में उतरे नहीं, जिस दिन राजनीति करने उतरेंगे किसी को सताएंगे नहीं। लेकिन 51% युवा है भाई। ये जो मॉब लिंचिंग होती है, इसकी शुरुआत आज से थोड़ा भी पालकर अखलाक से हुई, पहलू से हुई, तबरेज से हुई। हम तो इसको बहुत दिनों से झेल रहे हैं। रोज हत्याएं होती है, रोज बलात्कार होते हैं। आपको क्या लॉकडाउन में क्या हो रहा है पता है आपको? सैकड़ों मामले राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी आप बात कर रहे थे कि 10 राज्यों का आपको पता है बेगूसराय में 2 लोग कहते हैं, एक ने तो अपनी जाति से, ऊपर की जाति से एक लड़की शादी की। मैं जाति का नाम किसने नहीं लिखा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। उसने अपर कास्ट की एक लड़की शादी की, दिल्ली से वो लोग लॉकडाउन के समय उसको लेके गए, थाने में रखा। 3 दिन बाद पता लगा कि उसने फांसी लगा दी थाने। दिल्ली की घटना पता है आपको? सुनिए पहले तो सुनिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले सुनिए। उसकी आवाज उठाने के लिए उस लड़के का नाम विक्रम था, ओबीसी समाज है। फिर एक लड़का संतोष है, एक बहुत क्रांतिकारी साथी रोहित मोहम्मद जैसा, अब जो लोग आवाज उठाता वो उस बात लड़ाई को लड़ रहा, उसको पुलिस अरेस्ट करके जाती, खूब मारती, उस में दम तोड़ लेती। आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अपने लोगों की आवाज ना उठाऊं? मैंने ये चैलेंज किया है नीतीश कुमार जी को, अगर कार्रवाई नहीं हुई, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा मैं खुद आऊंगा बिहार और उनके उसका घेराव करूंगा, मुख्यमंत्री आवास का। हमारे लोगों का अत्याचार होगा, मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल लड़ूंगा भाई, संघर्ष करूंगा, मेरा अधिकार किसे नहीं आपसे। ठीक है, आपने अभी ये तबरेज, अखलाक, पहलू खान का नाम लिया। मैं आपको 22 नाम, अभी आपने नाम दिया ना मॉब लिंचिंग का, मैं आपको 22 ऐसे बड़ा किसी के नाम ले रहे, क्या हुआ ना, सुन लीजिए। तबरेज कोई बुरा नाम? अब आपने बोला तो मैंने सुना ना, मेरी सुनिए ना आप, ठीक है? आपने इन सब लोगों के नाम लिए। आपको पता है कि हिंदुस्तान में, इसी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष, भारतवर्ष, ठीक है, आजाद भारतवर्ष, ठीक है, राष्ट्र हमारा, इसमें 21, हाँ, इसमें हम सबका, इसमें 21 लोगों का मॉब लिंचिंग हुआ जो हिंदू थे। पता है आपको ये बात? उनके नाम पता है आपको? जी। मुझे अच्छा लगता कि अगर आप सर्व समाज या बहुजन की बात करते, जिन 21 लोगों की लिंचिंग हुई ना, उसमें 11 बहुजन के थे, जिनको आप अपने आदमी कहते हो, और उनका नाम नहीं लेते। जी, आपको पता है मैंने उनकी आवाज नहीं उठाई? अभी आपने, मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी आपने केवल 3 नाम लिए, तबरेज, अखलाक, पहलू। मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत बताई कहां से, तब आप चुप थे, तब आपको नहीं दिखाई दी। मतलब मैं चुप था, ठीक है, मैं चुप था। देश का मुस्तकबिल अपने हाथ में लेने के लिए आप लालायित हैं और कह रहे हैं चुप में था। कौन से राम की बात पे पुष्टि करते हैं कि जैसे राम का नारा लगा हत्या करो?
किसने दिया अधिकार इस भीड़ को की जान लेने का? यही तो हुआ पालघर में। मैं कहता हूँ ऐसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मॉब लिंचिंग में कानून बने। जब लोग डिमांड करें तब आप करते, अरे ये देखो सड़क पे निकल आए हैं, ये सड़क पे निकल आए, क्यों ना निकले सड़क पे भाई? हमारा अधिकार है सड़क पे निकलना। अपने अधिकारों के लिए लड़े भी ना, संघर्ष भी ना करें, अपनी बात भी ना उठाए, गूंगे बहरे हो जाए, जुल्म सहे, अत्याचार सहे। हो गया लॉकडाउन के आड़ में जिस तरह से भक्तों पे अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग चुप है, हमें नहीं पता। हम सुनिए, सरकार से कहते नाम सुनिए, नाम सुनिए, चंद्रशेखर रावण, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, नाम सुनिए, लोग चीखने से कुछ नहीं होगा सर, तथ्य सुनिए, तथ्य चिल्ला रहा होता तो तथ्य सुनिए, तथ्य सुनिए ना, आवाज मत दबाइए ना, दलित हैं तो क्या आवाज दबा देंगे क्या किसी की? सुन लीजिए अब आप। अरे मीडिया के लोगों की आवाज कौन दबाता है? 16 मई 2019 यूपी के गोंडा में विष्णु गोस्वामी की लिंचिंग हुई। सुनिए आप, वी रामलिंगन की तमिलनाडु में लिंचिंग हुई, जो आपका आदमी था, जिसको आप अपना आदमी कहते हैं। ध्रुव त्यागी, छेड़खानी हुई इनकी बेटी के साथ, समझ गए आप, और 11 लोगों ने इनकी लिंचिंग कर दी। चंदन गुप्ता, कासगंज में किसने लिंचिंग की? मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिंचिंग की। हीना तलरेजा 2017 में 5 जुलाई को लिंचिंग हुई। अंकित सक्सेना, अंकित सक्सेना कौन था? अंकित सक्सेना कौन था? मुस्लिम समुदाय ने की, तो पूरा मुस्लिम मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ये आपको मिर्ची लग रही इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने किस समुदाय का नाम नहीं लिया, मैंने केवल लिंचिंग कहा, मैंने मुस्लिम का नाम नहीं लिया है। कहा आपने? आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए। बिल्कुल झूठे। नए नए राजनेता बने, सीखिए। आप नए नए राजनेता बने हैं, रावण जी सीखिए। लिंचिंग की मैंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं, खुद टिप्पणी दे देंगे। आरोप मत लगाइए। सुनिए, अभी केवल 6 हुए हैं। छठा, अंकित सक्सेना, एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड थी इसकी, शादी करना चाहता था, जिम इंस्ट्रक्टर था, मुसलमानों ने गला काट दिया इसका, इसी दिल्ली में लिंचिंग। प्रशांत पुजारी कर्नाटक में 2015 में लिंचिंग। विष्णु जैन 2013 30 सितंबर पंजाब में मलेरकोटला में लिंचिंग जिहादियों ने। ट्विंकल शर्मा अलीगढ़ के टप्पल में लिंचिंग। सुबोध सिंह लिंचिंग। डॉक्टर पंकज नारंग, रिया गौतम, बंधु प्रकाश, प्रीति माथुर, कमलेश तिवारी, प्रीति रेड्डी, रतन लाल, विनोद कुमार, अंकित शर्मा, महाराज कल्प वृक्ष गिरी, सुशील गिरी, नीलीश तेगड़े, नीरज प्रजापति। प्रजापति कौन होते हैं? प्रजापति कौन होते हैं? आपके होते नहीं होते हैं? मैं पूछ रहा हूं कितने हुए टोटल ये 22 हैं, 22, केवल 22। और जिहादी कौन है भाई, वो बताना जरा। और क्या जिहादी कौन होते हैं? मुसलमान? किसने कहा? मैंने कहा। अभी तो मैंने कहा ये जिन लोगों ने नहीं, जिहादी मुसलमान होते हैं, मैंने कहा। आप मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जिहादी कौन होते हैं? ये बोलिए ना, आरोप मत लगाइए, पूछिए, अच्छा लगता है सुनने। जिहादी कौन होते हैं? जिहादी वो होते हैं जो अपने चरम पंथ में, अपने अज्ञानी में समुदाय को नुकसान पहुंचाते हैं। जाति होती है उनकी कोई? जाति होती है उनकी कोई? ये आप कह रहे हैं, होता है उनका कोई? ये आप कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा सुनिए, एक बात सुनिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। आपने 21 मामले गिनाए, बड़ा अच्छा लगा आपको जानकारी, मीडिया के लोगों का काम ही है। मगर आपको पता है, रोज इंडिया के अंदर लॉकडाउन से तो बहुत कम मामले हो रहे हैं, हर 1 घंटे में एक दलित महिला का रेप होता, पता आपको? केवल दलित का होता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, केवल दलित का होता है क्या? मैं क्या कर, अगर और किसी जिसका होता है उसकी मुस्लिम बच्चियों का भी रेप होता है, सवर्णों की महिलाओं का बच्चियों का भी रेप होता है। चंद्रशेखर रावण, मुझे पता नहीं। और सारे पाप एक बराबर हैं, सारे पापियों का फांसी होनी चाहिए। मैं पूछूं, चिल्लाने से क्या होगा? पानी पी लीजिए। नहीं, पानी नहीं, पानी आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं मिस्टर रावण। हम तो भैया पानी पीते हैं, रोज पीते हैं, आप पीते, आपको पीना चाहिए। केवल दलित की महिलाओं से रेप होता है क्या इस देश में? क्या बलात्कारी जाति पूछकर बलात्कार करता है क्या? मैं अपराधी जाति पूछ के बलात्कार करता है, क्योंकि उसे पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप गलत हैं। आप भारत की राजनीति में अगर कुछ करना चाहते हैं तो पढ़िए लिखिए। आप पढ़ते लिखते नहीं है मिस्टर रावण, आप लफाजी कर रहे हैं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, चिल्लाने से आप लफाजी कर रहे हैं, आपके तथ्य गलत हैं। हिंदुस्तान में दलितों का, मुसलमानों की बच्चियों का, हिंदुओं की बच्चियों का, सबका बलात्कार होता है। केवल दलितों की बच्चियों का जाति पूछकर बलात्कार नहीं होता मिस्टर रावण। अत्याचार सहता रहे तब आप पूछ रहे। आपको मेरे बोली तो बुरे लगते हैं, आपको मेरे पीछे तो बुरे लगते हैं। मैं इसी देश में रहता हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। जिस देश में मूछें रखने पर हत्या होती है, जिस देश में घोड़ी चढ़ने पर हत्या होती है, जिस देश में आज भी
अरे आपकी हत्या किसने कर दी? आप तो मूंछों को ताव देते हो और अच्छा लगता है, आप मूंछों को ताव देते हो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है जब आप मूंछों को ताव देते हो चंद्रशेखर रावण, मुझे अच्छा लगता है। किसने हत्या कर दी आपकी? हत्या मेरी, मैं तो कह रहा हूँ, अरे संतोष की हुई तो मेरी हत्या हुई, मैं भी तो उसके जैसा ही हूँ। तो ये अंकित सक्सेना, विष्णु तो मेरी हत्या हुई, कौन है ये लोग? आपके मालिक नाराज हो जाएंगे इतना उनका। मैं खुद मालिक हूँ भाई, चंद्रशेखर रावण जैसे आप अपनी मर्जी के मालिक हो, मैं इस चैनल का मालिक हूँ। मैं तो इस और मैं किसी की नाराजगी को अपनी जूते की नोक पे रखता हूँ सर, अपने दिल की आवाज से व्यक्त करता हूँ 21 साल में, और ये 16वां चैनल है। अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं, मगर मैंने आपको बताया कि आप जान लीजिए किससे बात कर रहे हैं। मैं आप भी जान लीजिए, ये आप भी जान लीजिए, मैं वो रीढ़ विहीन पत्रकार नहीं हूँ जो मूछें ऐंठने से और आंखें दिखाने से डर जाऊंगा। तथ्य पे बात करता हूँ और पूरा सम्मान करता हूँ आपका। मैं फिर वो इतना आपको क्यों डराऊंगा? मुझे बताइए ना कि मैं आपको क्यों डराऊंगा, मुझे बताइए। डरना आपको उनसे चाहिए ना, मुझसे आप क्यों डरेंगे? डरना उनसे चाहिए जो आपके चैनल को बंद करवा, उनको डरना चाहिए। मैं कहाँ प्राइम मिनिस्टर हूँ भाई, मुझसे क्यों डरेंगे आप? मैं तो आपको बता रहा हूँ जो सच्चाई है, सच्चाई बताता हूँ, आपको बुरी लग जाती है, कड़ भी लग जाती है। फिर मैं आपके फंडे क्लियर कर रहा हूँ। चलिए अच्छा बताइए एक बात, कितने लोग हैं हमारे जो वास्तविकता में सही लोग तक लोग जा सकते हैं, एक दो लोग रखते हैं उनको आप उनकी आवाज आप दबाने काम, ये कहाँ तक सही बताइए? मेरा अपराध क्या था जब मुझे जमा मस्जिद से उठा के जेल भेजा गया कि मैं संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा था? क्यों भेजा गया भाई? सरकार का डर हम समझते हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं। ये आपके सवाल सारे जायज हैं चंद्रशेखर रावण, आपके सवाल जायज हैं। मैं आपके सवालों के साथ खुद को संबद्ध करता हूं और जिम्मेदार लोगों को आपके सवालों का जवाब देना चाहिए, यही लोकतंत्र है। ये जरूरी है और देना चाहिए भाई, लोकतंत्र का तो यही है ना। विपक्ष को, सत्ता के साथ विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, तो विपक्ष को अपनी जगह अदा करना चाहिए। सत्ता को तानाशाह नहीं होने देना, सत्ता तानाशाह हो जाएगी तो आम आदमी कैसे सिक्योर फील करेगा? इस देश में जो माहौल बन गया, मैं उससे डरा, बिल्कुल डरा हूँ। जिस तरह से यहाँ आम आदमी डर रहा, किसी को नहीं डरना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, रोजगार और सुरक्षा का माहौल मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कोई आदमी, मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, मैं अपनी जाति की बात कर रहा हूँ, मैं तो पीढ़ी की मदद कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कपड़ों से पता लग जाता है कौन विरोध कर रहे हैं। कोई कहता मैं ईद नहीं बनाऊंगा, टोपी नहीं पहनूंगा। यार इनसे भी तो कभी सवाल कीजिए। सबसे सवाल पूछता हूँ और इतनी तलखी और तेजी के साथ पूछता हूँ चंद्रशेखर रावण साहब जी, बताइए। सबसे सवाल पूछता हूँ, मैं कह रहा हूँ आप सुनेंगे मेरी बात को? हाँ। कि देश में कोरोना से बड़ा एक वायरस है, पता आपको, जिसको जाति वायरस कहते हैं। सबसे पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। मैं सहमत हूँ। जिस दिन जाति वायरस खत्म हो जाएगा ना, बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जिस दिन मानव पे मानव का शोषण खत्म हो जाएगा ना, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कितने लोग बेरोजगार हैं, इनको इंटरनेट नहीं देना भाई, इनको रोजगार देना पड़ेगा। कौन कहता है? मैंने बताया ना, इंडिया की और चाइना की इकोनॉमी जो है सेम थी 1959 में। आज चाइना 13 ट्रिलियन पे और इंडिया 2.5 ट्रिलियन पे। क्यों? मेरे कारण। किसकी सरकार रही? वो सेंटर में कौन सी सरकार रही? बहुत मुझे बताओ ना। मेरी तो नहीं रही, मैं तो अभी आया, मैंने तो अभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा। तो कैसे मैं कह दूं कि आप मुझे दोषी नहीं ठहराते? जिन लोगों ने किया, जिनके राज में हुआ, वो लोग दोषी हैं। जिनके राज में डाउन जा रहा है, महंगाई की दरों, प्राइम मिनिस्टर तो आए थे ना, महंगाई कम कर देंगे, कम हुई? भ्रष्टाचार कम कर देंगे, हुआ? विधायक खरीद रहे हैं, सरकारें तोड़ तोड़ के बना रहे हैं। वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते थे, बताइए। रावण भाई, आप मौजूदा प्रधानमंत्री पे तो सवाल कर रहे हो, लेकिन जिन स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की आदरणीय सुपुत्री आपसे जेल में मिलने गई थी, जरा उनकी पार्टी की सरकार पे भी बात कर लीजिए, जो भारत देश में सबसे ज्यादा वक्त तक सरकार में थी, 50 साल से ज्यादा। उन पे कुछ नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं तो बीजेपी और कांग्रेस को एक ही मानता हूँ। मैं तो मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। आज उनकी सरकार, प्राइम मिनिस्टर अगर कोरोना उनके उसमें हो रहा था, उनको बोल रहा होता तो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या राजस्थान में अत्याचार नहीं हो रहा है? राजस्थान में भी अत्याचार हो रहा है, तो बराबर के अत्याचार हो रहे हैं। ठीक बात। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मैं तो उनको भी कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी सरकार में हुआ और उन्होंने झूठे वादे किए। 2 अप्रैल में इतने लोगों के मुकदमे लगे तो उन्होंने वादे किए हटा देंगे। उसके बाद लोकसभा में वोट ली, उसके बाद फिर जिला पंचायत में प्रधान की वोट ली उनसे, और अभी भी नहीं हटाए। तो मैं तो उनको भी कह रहा हूँ, मैंने कहा ना, सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। और सुनिए, वो महिला भी है, ठीक है?
कुछ रिश्ते जो है वो महिलाओं से देश के बाबा साहब ने बनाए। बाबा साहब ने किसी भी समाज की उन्नति और प्रगति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की उन्नति प्रगति पे वो पैमाना है, उस पर नापी जाती है। तो महिलाओं के बारे में मैं कभी कोई कटाक्ष नहीं करता हूँ। राजनीति अपनी जगह है। देखिए, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, बहनों का सम्मान करता हूँ। ये मैंने अपने परिवार से, अपने घर से, अपने संस्कारों से सीखा। मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे यही सीखा। अच्छी बात है, स्वागत मैं रहता हूँ, मेरे समाज ने मुझे यही सिखाया भाई। देखिए, अगर उनकी जगह कोई आम महिला भी आती तो मैं उसका भी उतने दिल से सम्मान करता हूँ। मैं छोटा बड़ा जाति धर्म देख के मैंने महिलाओं में कभी जाति धर्म नहीं देखा, और मैंने कभी पैसे वाले को और उसको गरीब को नहीं देखा। मेरी सारी बहनें जानते, सारी माता जानते, मैं उनके पैर से जाके बोलता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं, सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी सब ठीक है, ठीक है। एक चीज जरूरी है भाई कि रैंडम टेस्टिंग जो है वो सरकार करे, बड़े से बड़े पैमाने पर करे, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भारत को। बड़े पैमाने पर फैल जाएगा। हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है। WHO की एडवाइजरी उस पर तो काम नहीं किया। 29 मार्च तक हमारे जो है सरकार जो है वो PPE बेच रही थी दूसरे देशों को। ठीक है, सरकार ने तो जिम्मेदारी खत्म कर दी है। सरकार ने तो जिम्मेदारी नहीं ली है गरीबों की, अमीरों की जिम्मेदारी लेकर सरकार बैठी हुई है। तो मैं तो चाहूंगा कि इस देश के जो लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश को जिम्मेदारी देकर उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। जो विपक्ष के हों, सरकार के, कोई भी लोग जो गरीबों को तंग पहुंचा रहे हैं, उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। हर उस सामाजिक व्यक्ति को, डॉक्टर्स को, पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मचारियों को, उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि अपनी जिंदगी की परवाह न करके वो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए तो वही सरकार है, वही सब लोग मालिक हैं। उनकी वजह से लोगों की जान बच रही, सरकार की वजह से किसी की जान नहीं बच रही। हाल बद से बदतर है। जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में रखे उनकी बहुत हालात खराब है। 14 दिन में टेस्ट हो जाता है। हम लोग मेडिकल टेस्ट में इतने पीछे हैं, 6-6 दिन 7-7 दिन में टेस्टों की रिपोर्ट आ रही है। 22-22 दिन से लोग क्वारंटाइन में है। लोग परेशान है, भूख से मर रहे हैं। और आर्थिक स्थिति क्या होने वाली देश की, लेकिन लॉकडाउन खत्म होगा सबको पता लग जाएगा। मीडिया के भरोसे सरकार चल रही है, सच बताती नहीं है। लेकिन GDP की पोल खुलेगी, सब पता लग जाएगा कहाँ है हम लोग। जान बचाना जरूरी है या GDP? अभी तो जान बचाना जरूरी है, लेकिन जब GDP गिर जाएगी तो भूख से भी बहुत लोगों की जान जाएगी। अभी भी जा रही है। जिंदा रहे, कोरोना के बाद भी जिंदा रहे रावण भाई। कोरोना के बाद भी जिंदा रहे तो मुलाकात होगी। अतुल जी, 1800 तीर्थ यात्री ऋषिकेश से गुजरात भेजे जाते हैं लग्जरी बस में, समझ रहे? कोटा से बच्चों को भेजा जाता है लग्जरी बसों में। मैं जानना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए सरकार के पास कोई साधन नहीं, मजदूरों के लिए क्या उनकी जिंदगी की कीमत नहीं है? बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका। सरकार को आप जो सवाल पूछ रहे हैं 20 दिन पहले सोशल मीडिया चेक करिएगा, मैं पूछ चुका हूँ और इस मंच में पूछा। पहले दिन से पूछ रहा था, जब आनंद विहार में हमारे लोग वहाँ खड़े होकर अपने भाइयों की मदद करें, तब से पूछ रहा था, लेकिन जवाब कौन दे रहा है? आप भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। जवाब को किससे मांगे? मुझसे। सरकार से मांगे ना सवाल जवाब। चंद्रशेखर भाई, मैं ये आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इंटरव्यू का वक्त खत्म हो गया है। मेरी बात सुनिए ना। हाँ, देखिए, फर्क इतना है कि मरकज के लोग छिपे हुए थे और बाकी जगह धार्मिक स्थलों पे लोग फंसे हुए थे। ये फर्क है, इसको दूर करना पड़ेगा। सब लोग फंसे हुए थे, सब तकलीफ में थे, सब लोग अपनी अपनी जानकारी दे रहे थे, सब लोग जाते अपने घरों के बीच में जाना ऐसा नहीं है। ये झूठ फैलाना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये मुल्क हम सब लोगों का। अब आप आखिर में मेरी टिप्पणी सुन लीजिए। मेरी टिप्पणी सिर्फ इतनी है कि जो सक्रिय विपक्ष होता है वो लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं मायावती जी, वो अपने महल की चार दीवारी से बाहर नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में बहुजन समाज आपके ऊपर भरोसा करने के लिए मजबूर है, विकल्पहीनता है, और आप उस मजबूरी को सकारात्मक दिशा दे सकते हो। चंद्रशेखर रावण साहब, आपको 3 काम करने हैं जो सक्रिय विपक्ष का काम होता है। पहला काम, टू अपोज द गवर्नमेंट। दूसरा काम टू प्रपोज द गवर्नमेंट, और उसके बाद तीसरा काम टू डिपोज द गवर्नमेंट। टू अपोज द गवर्नमेंट, टू प्रपोज द गवर्नमेंट एंड टू डिपोज द गवर्नमेंट। और आप इन तीनों में कितना सक्षम है वो आप तय कर लीजिएगा। अच्छी सलाह है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर रावण, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटे बात की आपसे, बहुत मजा आया। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तल्ख तीखे शब्दों का आदान प्रदान हुआ। उम्मीद करूंगा उसको आप ध्यान रखेंगे और देश के लिए एक ऐसा सक्रिय विपक्ष आप तैयार करेंगे जो इस देश के लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं चंद्रशेखर आजाद रावण आपके लिए हैं कि आप एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निर्वाहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।